गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को सुबह सुबह का नमस्कार। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मीना जी ज्वाइन करके रखे हैं, पीएल मीना जी। हाँ, ज्वाइन किया सर। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं अगर ये सोच रहा था कि मैं 5 मिनट समय लूंगा। जो लोग पार्टिसिपेंट हैं वो मतलब अपना उसमें नाम नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, करेक्ट। तो आप चैट बॉक्स में देखिए, एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके उसको फॉलो कीजिए और उसमें एक क्वेश्चन बैंक आएगा। उसमें से कोई भी क्वेश्चन बैंक को एक बार थोड़ा सा क्लिक कीजिए और देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। चैट बॉक्स में जाइए, उसके बाद मैं तुरंत स्टार्ट करूंगा 10 मिनट के बाद। तो चैट बॉक्स में जो लिंक मिला है वो आप उसको देख पा रहे हैं? आप लोग देखिए तो चैट बॉक्स में जो लिंक है। ये एलडीसी एसेंट किसर बैंक लिखा है। हाँ जी, वो आप उसमें से कोई भी देखिए, 3 क्वेश्चन बैंक, 4 क्वेश्चन बैंक है। तो 3 क्वेश्चन बैंक जो है रूल फॉर ओपनिंग ऑफ ए रेलवे से रिलेटेड है। तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बैंक पे क्लिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर बैंक 1 अगर आप करना चाहते हैं तो 1, और इसको 5 मिनट में दिलाएगा इस समय। अब जस्ट प्लीज गो थ्रू और उसका आंसर देते जाइए और उसके बाद सीधा उसको सबमिट कर दीजिएगा। ऊपर में नाम अगर अपना निक नेम डालेंगे तो भी चलेगा। ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, ओपन नहीं हो रहा है सर। आगे ओपन नहीं हो रहा मतलब एलडीसी किसर बैंक का ही लिखा है, उसके आगे ओपन नहीं हो रहा है। ओके, आगे ओपन नहीं हो रहा। कुछ इशू होगा, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। नहीं हो रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही करता हूँ सामने, है ना। वो छोड़ दीजिए, मैं देखूंगा लिंक में क्या इशू है। शेयर द कंटेंट, व्हाइट बोर्ड टैप इंस्ट्रक्शन। स्क्रीन क्यों नहीं पा रहा? ओके, नाउ आई एम द प्रेजेंटर। तो ओपन तो हो रहा है सर। ओपन तो हो रहा है। ओपन हो रहा है, ये अंदर आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको अंदर गूगल ड्राइव में जाते हैं। ओके, गूगल ड्राइव में जाने के बाद 4 फाइल भी दिख रही है मुझे अंदर। हाँ, मैं सामने ओपन करता हूँ आपका जो वो आप बता रहे हैं ना वही। देखिए ऐसा ओपन होगा, आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे। देखिए ये जितने क्वेश्चंस बैंक हैं करेक्ट, ये जैसे 3 क्वेश्चन बैंक है, एक ये क्वेश्चन बैंक है, 3 क्वेश्चन बैंक है, वो रिलेटेड टू ये जो मैं अभी कर रहा हूँ वही है। मैं पहला क्वेश्चन बैंक ओपन करता हूँ। ये भी करेक्ट, ये पहला क्वेश्चन बैंक है जिसमें मैंने नाम डाल दिया सपोज SPTC। ठीक है,
अभी इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, CCRS स्टैंड्स फॉर कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। हेलो। तो मैंने इसको टिक मार्क कर दिया। हाँ सर, आपकी आवाज़ सुनी। डिप्टी CRS स्टैंड्स फॉर डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। यस सर। मुंबई इज द हेडक्वार्टर ऑफ डैश ऑफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। इसका है वेस्टर्न सर्कल और सेंट्रल सर्कल का है। When signal is not in use, it should be provided with a cross bar of, ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 मीटर into 100 mm। EIG stands for इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जनरल, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ग्रेड। तो ये है EIG sanction is accorded by the chief electrical engineer of zonal railways, chief electrical engineer construction, chief engineer CRS, डिप्टी CRS। तो ये देंगे। TSA stands for technical system application approval। slip siding, cash siding का who will give the sanction? CRS sanction। change in block system, if change in ESP is there then CRS sanction। 10वां क्वेश्चन है sanction required for deduction of IBS, कौन देगा? CST sanction या डिप्टी CRS sanction या CRS sanction। now I have submitted, view the score। अभी यार देखिए, ये जो आपको ऑटोमेटिक स्कोर बताएगा कि हाउ मच स्कोर यू हैव गॉट, आपने कितना स्कोर लिया है। तो ये आंसर्स भी इसी में डाले हुए हैं, मैंने करके रखा है। तो ये आपने देखा कि ये जो अभी आपने आंसर दिया है इसमें 10 आउट ऑफ 10 है। और टॉपिक हमारा यही है, द रेलवेज ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स रूल्स। तो मैं पीपीटी स्टार्ट करता हूं। ये आप लोगों को समझाने के लिए किया था कि हमारा अल्टीमेट एम यही होता है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ें तो एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, है ना। हेलो मीना जी। यस सर। ये आप देखे ना अभी मैंने जो किया। हाँ, तो ये इसमें 3 क्वेश्चन बैंक है और 4 क्वेश्चन बैंक है। आप उसमें अपने नॉलेज को खुद ही टेस्ट कर सकते हैं। जो मैंने लिंक दिया है, अगर वो लिंक में कुछ प्रॉब्लम है तो देन वी विल डिस्कस कि लिंक क्यों नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। मैं उसको डायरेक्ट आपका फॉर्म्स का ही लिंक दे दूंगा तो भी चलेगा। अभी अब मैं उस टॉपिक पे आता हूँ जो हमें टॉपिक असाइन किया गया है। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, द रेलवेज ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर रूल्स। पीपीटी दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, द रेलवेज ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर रूल्स। ये जो रूल्स है इसका पर्पस ये है कि हमें पता होना चाहिए कि बिफोर ओपनिंग एनी रेलवेज फॉर पब्लिक क्या क्या रूल्स क्या है, और ये कौन रूल्स को कौन गवर्न करता है, कौन इसको सैंक्शन देता है, क्यों सैंक्शन देता है। तो ये हमें मालूम करना है। रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवेज और सैंक्शन ऑफ रेलवे और सेक्शन ऑफ रेलवे फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ पैसेंजर। अभी आपने देखा होगा इवन मेट्रो भी जो चालू हो रहा है उसका जो सैंक्शन देते हैं दैट इज बीइंग गिवन बाय CMRS। वो कौन देता है? वो CMRS देता है। जो CMRS हम लोग बोलते हैं, जैसे ये मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ CMRS। अभी जो हमारे होते हैं वो CRS होते हैं डिफरेंट सर्कल के रेलवे के लिए, जैसे CRS वेस्टर्न सर्कल, सेंट्रल सर्कल, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ है CRS के जुरिडिक्शन को, करेक्ट। अरे यार, मुझे कभी व्हाइट बोर्ड पे लिखना होगा तो उसके लिए मैंने अलग कर दिया है। आपको सबसे पहले ये बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि
जो डिफरेंट डिफरेंट कितने CRS हैं, कितने में डिवाइड किया गया है, व्हाट आर द डिफरेंट जोन ऑफ कमीशन ऑफ रेलवे। ये जो हमारे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होते हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। अभी जो 9 जोन्स में इनका जो जुरिडिक्शन डिवाइडेड है, वो सेंट्रल सर्कल आपने देखिए 1 से लेके लास्ट तक आपको दिख रहा होगा। ये पहला नंबर है सेंट्रल सर्कल। ईस्टर्न सर्कल कोलकाता है, नॉर्दर्न सर्कल है, नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल है, नॉर्थ फ्रंटियर सर्कल है, सदर्न सर्कल है, साउथ सेंट्रल सर्कल है, साउथ ईस्टर्न है, वेस्टर्न सर्कल है। टोटल 9 सर्कल्स हैं जो CRS के जुरिडिक्शन को डिवाइड किया हुआ। ये डिफरेंट जोन्स ऑफ सर्कल है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड जुरिडिक्शन ऑफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी देखें तो मैं इसे ब्रीफ दे देता हूँ, सो दैट बिफोर जंपिंग टू द टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि CRS है क्या चीज़, कमीशन क्या है, और हमें इसको कैसे डील करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। आपने देखा होगा डिफरेंट सर्कल्स है, जैसे हमारे जोन्स होते हैं रेलवे में, वैसे इनका सर्कल्स होता है। तो ये आप ये अगर इसमें देखने में दिक्कत हो रही है तो पॉइंटर देखना चाहिए, पॉइंटर हो तो सही रहेगा। ये 9 जो मैंने सर्कल्स करके रखा है, हमें फोकस करना है वेस्टर्न सर्कल। आप देखिए कि सबसे बॉटम में वेस्टर्न सर्कल है, ये अल्फाबेटिकली अरेंज है। वेस्टर्न सर्कल जो सबसे नीचे है, फिर से मैं स्क्रीन राइट करता हूँ। हाँ जी, ये जो वेस्टर्न सर्कल है, ये हम लोगों का सर्कल मीन्स हमें ये ये वेस्टर्न सर्कल है। जो वेस्टर्न सर्कल के CRS होते हैं उनका हेडक्वार्टर मुंबई है, और ये वेस्टर्न रेलवे एंड नॉर्दर्न रेलवे, सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR और NWR को जो डील करते हैं वो वेस्टर्न सर्कल के CRS करते हैं। और सेंट्रल सर्कल के जो CRS है, यानी सेंट्रल सर्कल के जो CRS है उनका भी हेडक्वार्टर मुंबई है, बट वो जो डील करते हैं रेलवे, वो सेंट्रल रेलवे, WCR एंड कोंकण रेलवे। और इसी तरीके से बहुत बाकी जो ये टोटल कितने हो गए, 2 तो मैंने ये बताया, टोटल बाकी जो बचे 7, ये बाकी रेलवे को कैटर करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा, अगर मुझे किसी कोई एप्लीकेशन भेजना है तो मैं जिस जोन में हूँ उसका जुरिडिक्शन किस सर्कल के अंदर आता है और वही एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। ये तो ये हो गया कि ये समझने के लिए कि वेस्टर्न जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है वो कैसे कैसे डिवाइडेड है। अब मैं आता हूँ टॉपिक पे, जो स्टार्ट करना है, जो मैनुअल्स रूल्स है, रूल्स पे आता हूँ, सो दैट 1 बाय 1 मैं फिनिश करता हूँ। ये देखिए, ये अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे द रेलवेज ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरियर्स ऑफ पैसेंजर रूल्स 2000, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो 9 चैप्टर्स में दिया हुआ है। पहले में तो समरी दिया हुआ है, उसके बाद प्रिपरेशन फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवेज, उसके बाद जनरल मैनेजर की ड्यूटी क्या है वो है, हाँ पहला ये यहाँ तक मैं आ गया। फिर ड्यूटीज ऑफ कमिश्नर क्या क्या है, इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट, फिर उसके बाद सैंक्शन टू ओपन रेलवे फॉर पब्लिक कैरियर्स ऑफ पैसेंजर्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सैंक्शंस देना है, उनको कैसे देना है। जो रेलवे में जितने ब्रिज ओपन होते हैं, माइनर वर्क्स ओपन होते हैं, डाइवर्जन्स एंड यूज ऑफ टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक्स। कोई भी रोलिंग स्टॉक्स इंडियन रेलवे में इंट्रोड्यूस करने से पहले भी CRS का सैंक्शन लेना पड़ता है। जैसे हमारे सिग्नलिंग का लेना पड़ता है, वैसे भी बाकी चीज़ों का भी लेना पड़ता है।
जैसे लाइक ब्रिज है, माइनर ब्रिज है, LHS है, RUB है, ROB है, ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं जिसको हम सैंक्शन लेने पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स। अब ये जो हम लोग बोलते हैं दो टाइप के सैंक्शन होते हैं, एक माइनर सैंक्शन होता है, एक मेजर सैंक्शन होता है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे माइनर और मेजर का क्या मतलब है। करेक्ट, माइनर सैंक्शन और मेजर सैंक्शन। फिर उसके बाद है रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंडेशन फॉर सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन। ये इस बुक में दिया हुआ है। अगर ये बुक क्यों लिखा गया है कि बिफोर अप्लाइंग फॉर सैंक्शन, हम कोई भी सैंक्शन लेने जाते हैं उससे पहले मुझे इस रूल बुक में जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं वो कम से कम एटलीस्ट कंप्लाई होना चाहिए, इन एडिशन टू आवर अदर मैनुअल। जो हमारे पास SEM है, जो हमारे पास GR है, उसको तो कंप्लाई करना ही है, प्लस साथ में जो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर रूल्स, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको भी हमें फुलफिल करना है। आप इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है सिग्नलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर नंबर 8, ये रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंडेशंस फॉर सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशंस। इसमें रिक्वायरमेंट भी दिया हुआ है और रिकमेंडेशंस भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद है लास्ट में रूल्स फॉर द डिजाइन एंड इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ये आरी वालों के लिए। तो यहाँ तक तो कोई समझने में दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चैप्टर्स मैंने इसलिए समराइज कर दिया। मेरा चैप्टर ये नहीं कि 1 बाय 1 बस सिर्फ स्पेल करूँ, बस ये कि एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ये 9 चैप्टर्स हैं और इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कौन से हैं। जैसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं बट पढ़ना चाहिए कि ड्यूटी ऑफ कमिश्नर क्या है, पहले ये पढ़ना चाहिए। और सैंक्शंस जो ये है चैप्टर नंबर 6, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और 8 नंबर चैप्टर जिसमें ये दिया हुआ है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो जब भी हम एप्लीकेशन भेजते हैं तो वो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग वो हमारे एप्लीकेशन को जज करते हैं एंड फिर ऑब्जर्वेशंस देते हैं। अब मैं आता हूं कि अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो उसमें समय लगेगा, बट मोस्टली जो जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही होते हैं कि फंक्शंस ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी क्या है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के फंक्शंस क्या क्या है। तो तभी अगर सिग्नलिंग फील्ड से है तो उनको पता है कि हमें क्या करना होता है, कोई भी काम करना है तो जैसे मैं, अगर बेटर है कि मैं कुछ शो करूं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक स्क्रीन, अब जैसे कि ये मेरा कोई लाइन है, मैं यहीं पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये मेरा 3 लाइन का स्टेशन है। अब मैंने ये जो स्टेशन बनाया है इसका इनपुट में कोई ESP है, इंजीनियरिंग स्केल प्लान है, जिसपे हमने ये SIP बनाया है। SIP बना लिया, डिजाइन कर लिया, अब मुझे इसको कमीशन करना है। तो ये डिपेंड करता है कि क्योंकि अगर ये ESP पे बना हुआ है तो मुझे इसको सैंक्शन लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, हम मैं कैसे इसको स्टेशन को कमीशन करूँ। और कमीशन करूँ तो इसको पहला जो पैसेंजर ट्रेन रन करना है, पहला जो पैसेंजर ट्रेन रन करना है वो मैं कब कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले फंक्शन समझ लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी क्या है। Accord sanction to all works involving the safety of traveling public prior to commissioning। वैसे सारे वर्क जिसमें कि जो ट्रैवलिंग पब्लिक है उसके सेफ्टी से रिलेटेड चीज इन्वॉल्व है, कोई भी वर्क, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना अभी कि ये मैं वर्क इन 3 लाइन का स्टेशन बना के, डिजाइन करके, रेडी करके, इसमें पैसेंजर ट्रेन मुझे रन करना है। अब जैसे ही पैसेंजर ट्रेन रन करूंगा तो इस पे पैसेंजर्स का सेफ्टी इन्वॉल्व है। अगर मैं गुड्स ट्रेन रन करना है तो मुझे जरूरत नहीं है, बट मुझे पैसेंजर ट्रेन अगर रन करना है तो देन आई नीड sanction। So accord sanction to for all works involving safety of traveling public prior to the commissioning। अब ये sanction कौन देता है, इसका sanction देंगे CRS, जो डिफरेंट जोन्स के CRS हैं। टोटल जो 9 जोन्स मैंने डिवाइड, 9 सर्कल है, सॉरी जो 9 सर्कल है उसके जो CRS होंगे, कंसर्न CRS का sanction देंगे। तो पहला काम तो उनका हो गया accord sanction, accord sanction। दूसरा है conduct inquiry। कंडक्ट इंक्वायरी
इन ऑल टाइप ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ लाइफ, उसका भी इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा? सीआरएस करेंगे। फिर एक और है, अगेन कंडक्ट इंक्वायरी व्हेन द वैल्यू इज, कंडक्ट इंक्वायरी व्हेन द लॉस और टू द रेलवे प्रॉपर्टी और जो टोटल लॉस है वो एक्सीड करता है 25 lakhs, then also the CRS will come and he will inspect. एक और है conduct inquiry when total interruption to traffic is more than 24 hours. लास्ट में है any accident CCRS will and inquiry is necessary. अब एक और है again conduct inquiry है। देखिए कितने टाइप की इंक्वायरी हो गई। एक तो जब रिजल्ट कोई भी एक्सीडेंट जिसमें लॉस ऑफ लाइफ है, देन कंडक्ट इंक्वायरी, देन अगेन द कंडक्ट इंक्वायरी व्हेन लॉस टू द प्रॉपर्टी इज मोर देन 25 lakhs. अगेन जब इनका दिल करे कोई भी इंक्वायरी जिसमें इनका मन करे कि इंक्वायरी करना है, एनी एक्सीडेंट CCRS feels an inquiry is necessary, he can do. और एक और जो ओपन लाइन में काम करते हैं वो उनको पता होगा, इवन टेलीकॉम साइड से या सिग्नलिंग साइड से, तो वो कंडक्ट द जनरल इंस्पेक्शंस ऑफ ओपन लाइन। ये हो गया इंस्पेक्शन, जनरल इंस्पेक्शन, जो जनरल इंस्पेक्शंस करते हैं। और एक और करते हैं एडवाइस के, वो अपने रेलवे को एडवाइस देते हैं, एडवाइस रेलवे इन द मैटर ऑफ सेफ्टी। तो ये इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है, ये पता होना चाहिए। पूछते भी हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ये अब आते हैं कि जो हम सैंक्शंस क्या होते हैं। एक सेकंड, कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। ठीक चल रहा हूँ हाँ या कुछ कंफ्यूजन है और क्लैरिफाई करना है, एलाबोरेट करना है? अगर ज्यादा बोरिंग लग रहा हो तो यू कैन इंटरप्ट मी। अगर आप मुझे ऐसा कुछ है तो इंटरप्ट कर सकते हैं कि नहीं सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, आगे आप बताइए। नहीं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, यस। तो अब इस पे आते हैं कि जो हमारा पर्पस क्या, मैंने तो बता दिया सारे कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो है, और मेन है कि कमीशन फंक्शंस क्या क्या है। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर द CRS सैंक्शन। मेन चीज इसी पे आते हैं कि भाई हमें अल्टीमेटली कोई भी काम करना है, कोई भी एक LC गेट भी कमीशन करना है, टाइप करना है, यस, हमें कोई भी काम करना है, सपोज IBS इंट्रोड्यूस करना है, तो पहले हमें ये मानना है कि IBS इंट्रोडक्शन का जो काम है, जो IBS यानी कि इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग जो इंट्रोड्यूस करना है, या कोई LC गेट को इंटरलॉक करना है, क्या इसके लिए मुझे CRS के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या PCST के पास जाना चाहिए, या इसके लिए सैंक्शन की जरूरत नहीं है? तो इसलिए मैंने बताया था पहले जो फंक्शंस है उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आ गया कि CRS के पास मुझे किस लिए जाना है। तो ये जो पहला है अकॉर्ड सैंक्शन, पहला जो है अकॉर्ड सैंक्शन, ये वाला, इसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे वर्क के सैंक्शन के लिए हम जाते हैं। ML मीना जी अपना माइक म्यूट करिए प्लीज। मीना साहब, मुरारी लाल मीना साहब। कर लिया। हाँ, राइट। तो अभी मैंने फंक्शन इसलिए बताया था कि हमें फंक्शन पता होगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं उनके पास अप्रोच करना है या नहीं करना है। और इसके बाद इसमें स्लाइड्स हैं जिसमें ये बताएगा कि कौन कौन से वर्क के लिए CRS सैंक्शन चाहिए, कौन कौन से वर्क के लिए CRS सैंक्शन नहीं चाहिए। तो मैंने उसको लास्ट में इसलिए रखा है कि सो दैट कि आपके मन में पहले ये कंफ्यूजन रहे कि नहीं, आपके मन में ये क्यूरियोसिटी रहे कि हमको किस किस काम के लिए जाना है। अभी देखिए, एप्लीकेशन फॉर CRS सैंक्शन जो अल्टीमेट एम है, पहले हम ऑब्जेक्टिव से जाते हैं, फिर हम उसके रिक्वायरमेंट्स के लिए आगे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर CRS सैंक्शन, हमें कोई भी चीज अप्लाई करना था, इवन छुट्टी भी जाना होता है तो हमें छुट्टी अप्लाई करना है,
हमें पता होना चाहिए कि मैं छुट्टी अप्लाई किसके लिए करना है, किसे करना है। अगर मान लीजिए किसी स्टाफ को छुट्टी जाना है, वो उसने अपने कंसर्न ऑफिसर को ना देके वो किसी दूसरे ऑफिस में डाल के आ गया, तो उसका कोई यूज नहीं है। सिमिलरली एप्लीकेशन फॉर सीआरएस सैंक्शन, वो वर्क जिससे सीआरएस सैंक्शन की जरूरत है, उसको हमको कंसर्न सीआरएस के पास भेजना है। मैं अगर वेस्टर्न रेलवे से बिलोंग करता हूं और वेस्टर्न रेलवे में कोई काम करना है, तो मुझे वेस्टर्न सर्कल के सीआरएस के पास जाना है। ये पता करना है मुझे कि वेस्टर्न रेलवे के जो वेस्टर्न जोन को जो डील करते हैं वो सीआरएस कौन सा सर्कल में है, तो वो हमें पता है कि वेस्टर्न सर्कल में। इवन एनडब्ल्यूआर भी जो है वो जोन तो अलग है, लेकिन उसको पता है कि ही शुड सबमिट द एप्लीकेशन टू द वेस्टर्न सर्कल ऑफ सीआरएस ऑफ द वेस्टर्न सर्कल। अब देखिए कि जो हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वो एप्लीकेशन जो हम सबमिट करेंगे वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें होना चाहिए। और इससे पहले मैं एक सैंपल देता हूँ, सपोज ये ओपन होता है या नहीं। एक सैंपल मैं आपको इसका दिखाऊंगा। इसमें नहीं होगा। मेरे पास सैंक्शन है एप्लीकेशन का सैंपल। ये देखिए, आपको एक एप्लीकेशन फॉर सैंक्शन दिख रहा है ना स्क्रीन पे, छोटा दिख रहा होगा बट सैंपल है। आपने शायद देखा होगा, हाँ देखा है ना। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जूम करता हूँ। जो एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं किसको लिख रहे हैं, तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वेस्टर्न सर्कल, चर्च गेट स्टेशन बिल्डिंग। यानी कि हमने द कमिश्नर ऑफ वेस्टर्न सर्कल को दिया है, कोई जोन को नहीं दिया है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें भी कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वेस्टर्न रेलवे, वो हमारे वेस्टर्न रेलवे के नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये जो मैंने ये लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने सर्कल किया, दिस इज इंपॉर्टेंट। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वेस्टर्न सर्कल, बहुत जगह एप्लीकेशन में लोग गलती करके रखते हैं। अब मैं हाँ, अब देखिए इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हम कौन सा वर्क करते हैं वो मुझे यहाँ पे लिखना होता है कि कौन सा वर्क हम कर रहे हैं, इसका नाम लिखना होता है शुरू में ही। और भी बहुत सारे, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें एक वर्क लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, प्रोविजन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एट पालनपुर ईस्ट, करेक्ट। फिर इस एप्लीकेशन को आप देखेंगे तो एक फ्रंट साइड होता है, एक बैक साइड होता है, और इसमें पहले वर्क देना पड़ता है। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे इसमें इनक्लोजर्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द इनक्लोज डॉक्यूमेंट, व्हाट आर द इनक्लोज डॉक्यूमेंट, ये इनक्लोजर है। अब ये इनक्लोजर हमें यहाँ लिखना होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ, करेक्ट। उसके बाद इसके जो हमारे मेन एजुकेटिंग एजेंसी के जो एचओडी होते हैं वो साइन करेंगे। और पहले तो डिप्टी जेएजी लेवल से ही जाना था, लेकिन अभी वो नहीं मानते। ये वांट फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि एचओडी से चाहते हैं सारे एप्लीकेशंस साइंड बाय पर्सनली बाय द एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये हमारा पास एप्लीकेशन का परफॉर्मा इसलिए बता दिया कि दिस आर द, ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जिसमें मुझे अप्लाई करना होता है। डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होंगे। डिवीजन में तो सीनियर डीएसटी भेजते हैं ना, जैसे एलसी गेट को क्लोज करना है, एलसी गेट इंटरलॉक करना है। नहीं, यस यू आर राइट, लेकिन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ। सीनियर डीएसटी यहाँ से लिख के भेजेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो वहां फाइल जाएगा ना, देखिए ध्यान दीजिए, ये कंस्ट्रक्शन का वर्क है, तो इसमें सीएसटी कंस्ट्रक्शन उसके हैं, वो उन्होंने दिया। डिप्टी सीएसटी जो या सीनियर डीएसटी वर्क्स जो होंगे वो जो साइन करके भेजेंगे वो सिर्फ अपने हेडक्वार्टर तक भेजेंगे। हेडक्वार्टर के बाद वो डायरेक्टली से एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। अपने डिवीजन यानी कि हेडक्वार्टर में जो उनके काउंटर पार्ट होंगे
CST प्लानिंग होंगे, CST वर्क्स होंगे। जैसे मान लीजिए वो CST वर्क्स के अंडर में काम कर रहा है या CST प्रोजेक्ट के अंदर, अभी तो डेजिग्नेशन प्रोजेक्ट है शायद, नहीं CST वर्क्स है, CST वर्क्स 1, CST वर्क्स 2 है, करेक्ट। तो यहाँ से एप्लीकेशन, ये भी जो एप्लीकेशन आया हुआ है मैं आपको बताऊंगा, ये जो एप्लीकेशन आया हुआ है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये जो एप्लीकेशन आया हुआ है ये हेडक्वार्टर में पहले डिप्टी CST कंस्ट्रक्शन ही साइन करके भेजते हैं। पहले उनके साइन से जाता था, ये पुरानी बात है, और पहले यहाँ पे डिप्टी का ही साइन होता था। ये जो देखिए CST साहब का साइन है ना, मकवाना साहब का, और यहाँ पे CPM साहब का, ये पहले दोनों डिप्टी CE और डिप्टी CST साइन करके भेज देते थे और पहले एक्सेप्ट होता था, आज से 4 साल पहले। अभी लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से ही जाता है, एप्लीकेशन भेजेंगे, लेकिन ये कवरिंग बना के वो जो भेजेंगे फर्दर ऐसे CRS के पास, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से करेंगे। डिप्टी CST का लेटर एप्लीकेशन डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो, करेक्ट। तो यहाँ पे जो भी CST प्रोजेक्ट होंगे वो साइन करके भेजेंगे लेटर को, ये मेरा कहने का मतलब है। अभी देखिए सीनियर DST जो एप्लीकेशन भेजेंगे वो भी सर हेडक्वार्टर को जाएगी और वहाँ के थ्रू फिर CRS को जाएगी। ये वहां से फर्दर वो उसको करके भेजते हैं, ये ज्वाइंटली साइन करके। देखिए ये डायरेक्टली साइन तो करनी करेंगे नहीं, CST साहब है या CPM सर है या फिर आपके ये आप ये कह लीजिए कि C है या उसके जो भी होंगे, हमारे जो CST कंस्ट्रक्शन है, CST प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे ही उनके ओपन लाइन में भी होंगे कोई, जो अगर कोई वर्क IC गेट से रिलेटेड है, जो उसके जो भी CE वर्क्स होंगे, तो वो अपना साइन करके भेजेंगे। यहाँ से भले ही वो साइन के बेस पे ये साइन करेंगे, ये डायरेक्टली इन्होंने साइन नहीं किया है, इसके लिए एक एप्लीकेशन हेडक्वार्टर जाता है, सेम डिट्टो एप्लीकेशन जो इनके द्वारा साइन होता है, जो सीनियर DST या वो होते हैं यहाँ पे साइन करके भेजते हैं, फिर फर्दर वो भेजते हैं। पहले क्या लिखते थे मालूम है? पहले यहाँ पे साइन करते थे डिप्टी CST कंस्ट्रक्शन और डिप्टी CE, एंड नीचे लिखते थे दिस हैज द अप्रूवल ऑफ द PHOD या HOD। बोले नहीं हमको नहीं चाहिए हैज द अप्रूवल ऑफ द HOD, आप साइन करके खुद भेजिए। ये मेरा कहना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट था। अभी आप देखिए जो सैंक्शन वो देते हैं बाई अ नंबर देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी देखिए उस समय जो CRS सर थे, वेस्टर्न सर्कल के सुशील चंद्रा सर थे, 2018 में इन्होंने सैंक्शन अकॉर्ड किया। while according the sanction he has given one number. Sanction is accorded by a number ADI by 18-19। अब डेट यहाँ पे है। इसके बाद ये क्लैरिफाई भी करते हैं कि आई विश टू प्रपोज और आई डोंट प्रपोज। देखिए आई प्रपोज, ये भी लैंग्वेज गलत लिखा हुआ है, आई डू नॉट प्रपोज टू इंस्पेक्ट प्रायर ओपनिंग, ठीक है ना, प्रायर टू इट्स ओपनिंग फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर्स। ये बोले कि मैं इंस्पेक्ट नहीं करूंगा। और अभी जब उन्होंने ये लिख दिया कि मैं ओपनिंग से पहले इंस्पेक्ट करूंगा, तो उनके इंस्पेक्शन रिपोर्ट और जो उनका ऑथराइजेशन होता है लेटर, उसके बाद ही हम ओपन कर सकते हैं फॉर, यानी कि कमीशन कर सकते हैं और उसमें पैसेंजर ट्रेन को रन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्मेट बता दिया कि सो डेट ये एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन कैसा होता है। CRS एप्लीकेशन हम कैसे सबमिट करते हैं। देखिए फ्रंट एंड बैक दो सेपरेट पेज पे इसको नहीं भेजना है, जो फ्रंट होगा उसी में बैक में ये एप्लीकेशन भेजना चाहिए। दैट इज द वन थिंग। अभी मैं उस पर आता हूँ। हाँ जी, तो एप्लीकेशन फॉर CRS सैंक्शन तो शुड accompany द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जैसे है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोज्ड वर्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोज्ड वर्क, अप्रूव्ड ड्राइंग्स ऑफ द प्रपोज्ड वर्क, और भी बहुत से, ये तो हमेशा ये तो कॉमन है। डिस्क्रिप्शन, अप्रूव्ड ड्राइंग, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे CRS के पास तो उसके लिए अप्रूव्ड ड्राइंग्स हमारे पास होना चाहिए। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस,
कोई भी IRSOD को इन्फ्रिंज कर रहा है तो उसका मुझे लिस्ट देना होता है। IRSOD, इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस, अगर उससे कोई डेविएशन है तो वो मुझे बताना है उनको। लिस्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम GR and SR, SCM इफ एनी, स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी, कोई अगर स्पेशल रिस्ट्रिक्शन हमने किया है तो, फिर SWR, SWRD, एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी, और कॉपी ऑफ डिस्पेंसेशंस ऑब्टेन्ड अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन और स्पेशल इंस्ट्रक्शन। जैसे सपोज अब मैंने ये वर्ड क्यों लिखा और ये है क्या चीज, अगर कोई चीज, अगर मैंने सपोज कीजिए मैंने किसी स्टेशन का कमीशन किया और ये 3 लाइन का स्टेशन है टिपिकल, ये दिख रहा है ना जो मैं बना रहा हूँ, दिख रहा है? ओके, मान लीजिए 3 लाइन का स्टेशन है, मैंने क्या किया, सिग्नल नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड में लगाते हैं एडवांस, करेक्ट। मैंने लेफ्ट में ना लगा के मैंने बोला यार ये लेफ्ट में नहीं लग सकता तो इसको मैं राइट में लगा लेता हूँ, वहां पे विजिबिलिटी इशू है। तो मैंने क्या किया, इस सिग्नल को राइट हैंड साइड में लगा दिया। तो राइट हैंड साइड में तो ऐसे लगा नहीं सकते, वो तो रूल ही नहीं बोलता है। तो सिग्नल को लेफ्ट से राइट में लगाने के लिए हमें किसके परमिशन जरूरत होता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन। पीसीओ, हमें TRS का नहीं चाहिए, POM का चाहिए, करेक्ट। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन चाहिए। अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन वी कैन प्लेस एनी सिग्नल फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड। लेकिन मैं जब CRS एप्लीकेशन अप्लाई करूंगा तो मुझे ये जो मुझे सैंक्शन मिला है स्पेशल इंस्ट्रक्शन के अंडर में, वो भी मुझे उसमें अटैच करके भेजना है, भले उनके द्वारा सैंक्शंस नहीं मिला है, करेक्ट। तो भले हमने सैंक्शन उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि वो उनको पता होना चाहिए कि हमने सैंक्शन लेके रखा। फिर चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट क्या है, दिस चेकलिस्ट हैज बीन इशूड बाय CRS ऑफिस। जो भी उस समय टाइम टू टाइम का जो CRS ऑफिस है जो चेकलिस्ट सबमिटेड होता है वो भी हमारे पास अटैच होना चाहिए। और उसके बाद है स्कोप ऑफ वर्क टू बी एजुकेटेड बाय ईच डिपार्टमेंट ऑन सेपरेट पेज। ये जो मैं नया पेज लिखा हूँ ये कहाँ से मैं लेके आया हूँ, CRS बोलते हैं कि आप कोई भी, मैं अगर स्टेशन बताऊं, अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे सपोज एक यार्ड दिखा देता हूं। अब जैसे ये देखिए, ये कुछ यार्ड दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ लाइनें दिख रही होगी, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये इतना कॉम्प्लेक्स थिंग है, तो CRS बोलते हैं कि यार हमें तो पता नहीं चलता कौन सा चीज कहाँ पे है, यू शुड राइट क्लियरली कि आपके स्कोप ऑफ वर्क क्या है, करेक्ट। अब देखिए इसमें लाल वाला जो काम है वो हमारा काम है, हमें पता है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि जो आप सैंक्शन ले रहे हो उसमें क्या क्या स्कोप ऑफ वर्क है, आप बताइए कि इतने पॉइंट डालने वाले हो, इतने लाइंस डालने वाले हो। तो इसका एक समरी वो मांगते हैं, इसलिए उन्होंने दिया है कि किसके स्कोप में क्या वर्क है। स्कोप ऑफ वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ईच डिपार्टमेंट ऑन अ सेपरेट बेसिस। ये अभी का उन्होंने लोकल ऑर्डर है दैट वी कैन से, ये किसी रूल बुक में नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अब लिस्ट ऑफ इंक्लूजर विद द CRS एप्लीकेशन फॉर माइनर सैंक्शन। अब ये माइनर सैंक्शन क्या होता है, माइनर सैंक्शन ये होता है कि हमने सैंक्शन ले लिया और कोई वर्क को हम ओपन कर सकते हैं यार्ड में, कोई ऑलरेडी सिंगल लाइन चल रहा है, वहां पे डबलिंग का वर्क करना है, तो अगर मुझे माइनर सैंक्शन मिल जाएगा सो दैट आई कैन स्टार्ट अ वर्क, प्रिलिमिनरी वर्क, कमीशनिंग से पहले के जो बहुत सारे वर्क होते हैं लाइक TW ऑपरेट करना और ये सब काम हम कर सकते हैं। अब जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि माइनर MG रिमूवल एट RRI, कोई RRI स्टेशन है वहां पे MG रिमूवल करना है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तो पहला तो डिस्क्रिप्टिव नोट कि भाई क्या वर्क है क्या नहीं है वो, फिर एक चेकलिस्ट जो CRS ऑफिस ही इशू करता है वो, और क्योंकि ये MG रिमूवल का काम है तो मैंने उसमें शॉर्ट में लिखा था लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्राइंग्स, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्राइंग्स। तो MG रिमूवल का काम है, तो कोई स्टेशन तो ऑलरेडी है, चल रहा है, ऐसे था, ये तो BG लाइन है, और मान लीजिए यहीं पे कोई MG लाइन था ऐसे, अब मैं इसका रिमूवल कर रहा हूँ, ये MG BG दोनों लाइन था, इसका मुझे रिमूवल करना है, तो कोई ना कोई SIP होगा, कोई ना कोई ESP होगा,
कोई स्केल प्लान होगा, उसके बेस पे ही हमें ये काम करना होगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये ESP चाहिए, फिर मुझे MG रिमूवल कैसे किया उसका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर कोई मुझे MG रिमूवल काम करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम अप्रूव करेंगे? सबसे पहले तो कोई ESP होगा, उस पर एक SIP बना होगा, उसके ऊपर SIP के बाद जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबको पता ही है। अगर RRI बने तो RSP होता है, IPOP होता है, अगर मेजर RRI तो IPOP अलग से होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, तो सिग्नलिंग का हो गया, ये वाला आइटम, ये इंजीनियरिंग प्लान हो गया, फिर ऑपरेटिंग पैनल, इंडिकेशन पैनल, यही चीज मैंने लिखा है। अगर यही कोई RRI नहीं होकर PI होगा तो ये ऑपरेटिंग पैनल और इंडिकेशन पैनल कंबाइन होके कंट्रोल पैनल हो जाता है, CP, इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। दूसरा सिलेक्शन टेबल, सिलेक्शन टेबल भी होगा ही SND के तरफ से। और मैंने यहाँ लिखा है और कंट्रोल पैनल, ये क्यों लिखा है कि अगर ये RRI है तब तो इंडिकेशन IPOP होता है, अगर ये कोई PI है तो ये कंट्रोल पैनल हो जाता है, CP, ये वाला। और ये क्या है? अमेंडमेंट स्लिप ऑफ स्टेशन SWR विद SWRD। ये SWRD क्या है? स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम। वहां पे SIP जैसा ही SWRD होता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो जो न्यू है, जो सिग्नलिंग में है, उनको तो पता है, या स्टेशन पे अगर जाते होंगे तो उनको पता है कि SWR कुछ होता है। SWR मीन्स स्टेशन वर्किंग रूल होता है और उसमें एक SWR का डायग्राम होता है। तो ये तो हर एक वर्क में लगा होगा। अगर उसमें SWRD और कोई भी इंस्ट्रक्शन चेंज हुआ है तो। एक और एग्जांपल सामने दिया है हमने कि बिजी डबलिंग विद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक। ये क्या है? कोई भी ब्रॉडगेज का डबलिंग हमें करना है, लेकिन उसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी यूज करना है। तो ये जो वर्क होगा उसमें क्या होगा, जैसे आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव नोट एंड स्कोप ऑफ वर्क, ये तो चाहिए ही, और प्लस चेकलिस्ट जो CRS ऑफिस खुद ही इशू करता है, टाइम टू टाइम गो, और लिस्ट ऑफ अप्रूव ड्राइंग्स। अप्रूव ड्राइंग्स शॉर्ट में लिख सकते हैं, अप्रूव ड्राइंग्स, लिस्ट ऑफ अप्रूव ड्राइंग्स जो है वो सारे अटैच करने पड़ते हैं। लेकिन हमें अगर ज़्यादा डिटेल में पता है तो अब ये है SIP नंबर, इंजीनियरिंग प्लान नंबर, सिलेक्शन टेबल, क्योंकि ये EI है तो अब ये IPOP नहीं होके वीडियो लेआउट हो जाए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर SWR विद SWRD नंबर, ये नंबर के साथ मुझे अटैच करना है। और चूंकि ये EI है तो TSAA टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल, वो हमें लेना पड़ता है। डिपेंड करता है कि हम RDSO से लेंगे या फिर हमें PCST से लेंगे। और लास्ट में जो मैंने बताया था डिस्पेंसेशन ऑफ डेट, ये डिस्पेंसेशन क्या चीज़ है? 3.47, 3.13, 3.077। तो मैं एक डिटेल बताता हूँ कि ये डिस्पेंसेशन कहाँ से आया, ये है क्या, 3.47 क्या है, ये मैं थोड़ा इसको एलोबरेट करता हूँ। 3.47 नहीं है, GR का पैरा 3.47, GR पैरा 3.47, GR का पैरा 3.13। अगर GR का पैरा मैं देखूं तो आपको वहां पे क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा 3.13 क्या है, 3.077 क्या है। इसका अगर होगा तो मैं क्लास में सारा इसका समरी बताता हूँ। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये सारे डिस्पेंसन क्या क्या चीज़ होते हैं, एक बार आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि डिस्पेंसन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। कोई सिग्नल को लेफ्ट से राइट लगाना है, कोई सिग्नल पे, किसी सिग्नल पे कॉलिंग ऑन लगाना है। ये मैंने सिग्नल ये कर दिया, ये सिग्नल था पहले, लेकिन इसको मुझे कॉलिंग ऑन लगाना है, तो ये कॉलिंग ऑन ऐसे ही नहीं लगेगा, विद द अप्रूवल लगेगा, अदर देन फर्स्ट स्टॉप से। ब्रेक चाहिए होगा तो बोल देना आप, 5-10 मिनट का। अब ये लिस्ट ऑफ इंक्लूजन विद द CRS एप्लीकेशन फॉर माइनर सैंक्शन, ये वही चीज को मैंने रिपीट किया है
फॉर सपोज करो कि आपका इंडिपेंडेंट परमानेंट क्लोजर ऑफ एलसी गेट करना है, इंडिपेंडेंट एलसी गेट, तो क्या क्या चाहिए होगा? सोचने वाली बात है कि कोई यार्ड है, मैं यार्ड यहाँ बनाता हूँ, ये यार्ड मैंने बना दिया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट एलसी गेट है, सॉरी, तो इंडिपेंडेंट एलसी गेट है, तो इसमें तो ये जरूरत नहीं है, कोई भी एलसी गेट्स है, मैं एक इंडिपेंडेंट एलसी गेट बना लेता हूँ। ये मेरा कोई गेट है, ऐसे ये लाइन है, और यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई दो गेट, दो उधर से आएगा ट्रैफिक, तो ऐसे रहेगा, ठीक है। ये दो बैरियर है, इसको मुझे क्लोज करना है, तो इसके कुछ गेट सिग्नल्स होंगे, इधर गेट सिग्नल होंगे, इसका डिस्टेंस होगा, तो ये सिंपल इंडिपेंडेंट एलसी गेट्स है। यहाँ पे टेलीफोन भी होगा, करेक्ट, यहाँ पे टेलीफोन भी होंगे, तो मुझे अगर इसको क्लोज करना है परमानेंट क्लोजर, तो क्या क्या चाहिए? डिस्क्रिप्टिव नोट चाहिए, चेकलिस्ट चाहिए, फिर इसका एसआईपी चाहिए जो अभी मैंने रफली बनाया है, फिर इसका इंजीनियरिंग प्लान भी चाहिए, एसडब्ल्यूआरडी भी चाहिए और एसडब्ल्यूआर भी चाहिए, और कंसेंट लेटर ऑफ द लोकल अथॉरिटी फॉर क्लोजिंग ऑफ द एलसी गेट, वो भी चाहिए लास्ट। छठा नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है, कंसेंट लेटर फॉर क्लोजिंग ऑफ एलसी गेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट। तो ये जो सारे, मतलब एक एग्जांपल बताया कि अगर मुझे कोई एलसी गेट क्लोज करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। एलसी गेट क्लोज करने में हमें क्या बनाना पड़ता है? एक एसआईपी बनाना पड़ता है कि भाई ये गेट हम क्लोज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एलसी गेट्स है तो उसका एक एसआईपी तो होगा ही। कंसेंट लेटर कौन देगा सर? कंसेंट लेटर लोकल अथॉरिटी देता है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी जिसके जुरिडिक्शन में आता होगा। सपोज मुंबई सबर्बन है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कमिश्नर है, उसके थ्रू होगा। अगर कोई मान लीजिए कोई आपका हिम्मतनगर स्टेशन है, अब हिम्मतनगर में कोई इस स्टेशन से इस स्टेशन पे जा रहे थे, तो यहाँ पे एलसी ये स्टेशन है, करेक्ट, बीच में कोई एलसी गेट था, इसको मुझे बंद करना है, तो आपको ऐसे बंद नहीं करने देगा स्टेट अथॉरिटी। वो बोलेगा कि सर मैं इसको यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया हूँ, या इसकी ट्रैफिक बहुत कम है, इसकी यूटिलिटी नहीं है, इसलिए मुझे क्लोज करना है। तो ये तो हमारा प्लान थे, ये तो मेरा प्रपोजल है कि हमने ईएसपी बना दिया और ये मुझे क्लोज करना है। बट यही एप्लीकेशन फिर स्टेट अथॉरिटी को जाता है कि वी आर इन ए पोजिशन टू क्लोज दिस एलसी गेट्स, काइंडली गिव कंसेंट लेटर टू क्लोज दिस गेट। तो वो कंसेंट लेटर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वो देते हैं, स्टेट अथॉरिटी देता है, और वो इंजीनियरिंग वाले लेते हैं, मैं नहीं लेता, हम लोग नहीं लेते, वो इंजीनियरिंग वाले लेते हैं कि फॉर क्लोजिंग द एलसी गेट कंसेंट लेटर अटैच्ड है। हर सैंक्शन जो हम अप्लाई करते हैं उसमें आप देखेंगे तो उसका एक कंसेंट लेटर होता है। ये एलसी गेट से के ही केस में होता है, किसी भी एलसी गेट को केस को क्लोज करना है या डाइवर्ट करना है तो वो हमको स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेटर लेना होता है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, इन्वॉल्व हो जाता है। कोई एलसी गेट बंद कर रहा है तो वो स्टेट को देखना होता है कि हमारे ट्रैफिक कैसे मूव हो गए, ट्रैफिक मैनेजमेंट तो उनका काम है ना। तो ये वही बताएंगे कि यार ये एलसी गेट क्लोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या चाहिए या नहीं चाहिए, करेक्ट। इसमें थोड़ा सा मैंने शायद गलत लिख दिया, हाँ WSL, हाँ तो भी चाहिए। मतलब लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। ये पूरा जो मैंने एप्लीकेशन में ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ तभी आप लिख सकते हैं जब आपको पता हो कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर कमिशनिंग ऑफ ए स्टेशन। तो हमें अगर एसएनटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम फोकस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ये देखिए परमानेंट क्लोजर ऑफ एलसी गेट्स, permanent closure of LC gates in lieu of ROB at a station, WSL gate। WSL क्या होता है? विद इन स्टेशन लिमिट। अब भी मैंने तो हमें पता है कि अगर ये कोई स्टेशन है उस कहाँ पे LC गेट्स को रिमूव करना है तो मुझे क्या क्या चीज जरूरत होगा। अभी मैं आपको एक्चुअल बता देता हूँ सो डेट इट विल बी, जो लोग डिजाइन से नहीं है या जो लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे हैं उनके लिए मैं डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। जैसे सपोज
मेरा जी दिख रहा होगा अभी, बाकी पार्टिसिपेंट को भी यार्ड दिख रहा है ना ये? दिख रहा है। यस। अभी देखिए ये छोटा सा स्टेशन था, है अभी, इट्स द 4 लाइन स्टेशन, डबलिंग है, करेक्ट। कभी कभी ये भी स्मार्टनेस होता है, देखिए कि हम डबलिंग करने जा रहे थे, आप देखिए इसमें मैजेंटा कलर में इधर डबलिंग है टुवर्ड्स मूली रोड, करेक्ट। मैजेंटा में डबलिंग हमने करने वाले थे, इसी में आया कि एलसी गेट क्लोज करना, जी अभी जरूरत नहीं है। ये तो इसके लिए सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये पूरा यार्ड एक साथ ही करेंगे, करेक्ट। हम डबलिंग भी करेंगे और भी बहुत सारे चीजें रिलेटेड है। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट भी चेंज करना है, मान लो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है, देखिए मूली रोड का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट भी चेंज होगा, सिंगल लाइन से डबल लाइन हो जाएगा। इसमें तो बहुत सारे वर्क है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसमें आपने देखिए लिखा हुआ था डिस्क्रिप्ट स्कोप ऑफ वर्क। तो हमारा स्कोप ऑफ वर्क में हम बताएंगे कि सर ये जो मेरा प्लान है डबलिंग का, जो दिक्सर में प्रपोज डबलिंग वर्क है इन कनेक्शन विद सुरेंद्रनगर राजकोट सेक्शन फेज 2 है, जिसमें कि हम मूली रोड साइड डबलिंग करेंगे, तो हमको उनको क्या बताना, स्कोप ऑफ वर्क बताना पड़ेगा। इसमें स्कोप सबको समझ में आ जाएगा, कलर में डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या क्या लगेगा भाई। 2 एक्सेल काउंटर लगेगा, एक डिस्टेंस सिग्नल होगा, एक वार्निंग बोर्ड लगेगा, एक रिसेप्शन सिग्नल लगेगा, है ना, यहाँ पे एक BSL भी लगेगा। फिर हम बताएंगे कि सर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट भी हम चेंज करेंगे, और एक LC गेट जो है क्लोज करेंगे, जो ग्रीन में दिखाया हुआ है। इट इज जस्ट लाइक एल्ट्रेशन दैट हैज बीन शोन। तो जो लोग डॉक्यूमेंट नहीं देखे थे उनके लिए मैं डॉक्यूमेंट बता दिया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर रहेगा तो पिक्चर समझ में आता है। तो ये जो यार्ड है, ये इसका भी हम सैंक्शन लेने जाएंगे, इसका सैंक्शन मिल चुका है। अगर इसका जो सैंक्शन, हाँ इसका सैंक्शन मिल चुका है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सैंक्शन भी दिखा सकता हूँ, उसको क्या क्या एप्लीकेशन हमने दिया, क्या क्या सबमिट किया था डॉक्यूमेंट। अभी इसमें बात आती है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या डिजाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अभी देखिए इसको करने के लिए हमने तो SIP बनाया है, लेकिन आप देखिए कि ये SIP भी किसी ESP पे बेस्ड होता है, यहाँ लिखा है इट इज बेस्ड ऑन ESP, इट इज बेस्ड ऑन ESP। तो एक तो ESP हो गया, एक जो मेरा खुद का भी SIP है, जो ये खुद है वो क्या है, SIP है, जो अभी मैं बता रहा हूं। इसके बाद भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, क्योंकि डबलिंग ऐसे ही तो नहीं हो जाए, करेक्ट। डबलिंग करने के लिए मुझे और भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जो आपको पता है। इसी पे जो है स्टेशन मास्टर्स को समझाने के लिए एक SWR बनेगा, और SWR बनेगा, स्टेशन वर्किंग रूल बनेगा। फिर SWR-D भी बनेगा, जो उनको बताएगा डिटेल में डायग्राम में, SWR डायग्राम। फिर उसके बाद एक वीडियो लेआउट भी बनेगा, वीडियो लेआउट जो हम लोग बोलते थे कंट्रोल पैनल और इंडिकेशन पैनल। फिर हमें सिलेक्शन टेबल भी बनेंगे। दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी शुड नो, कि भाई एक पार्ट पार्ट में समझना है। एक देखिए ये टॉपिक तो सिंपल है कि रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रूल्स फॉर ओपनिंग फॉर द पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर, ये तो रूल्स बहुत सिंपल है कि ये जो रूल्स है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिटेल नॉलेज होना चाहिए, सो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। वो उस बुक को पढ़ने में भी समझने में आना चाहिए। टॉपिक सिंपल है कि एप्लीकेशन CRS एप्लीकेशन सबमिट करना है, लेकिन CRS एप्लीकेशन सबमिट करने में उस कोई भी बंदा जो CRS एप्लीकेशन सबमिट करता है उसको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिजाइन डॉक्यूमेंट, व्हाट आर डिस्पेंसेशन क्या चीज है। हाँ 1250 सैंक्शंस अगर TSA लेते हैं तो वो कहाँ से लेते हैं, क्यों लेते हैं। अगर EI है तो सैंक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, TSA लेना पड़ता है। अगर मैं RE फिट एरिया में हूँ तो हमें क्या लेना पड़ता है, जिस तरह से हमें TSA लेना पड़ता है EI के लिए, वैसे ही ट्रैक्शन जो RE एरिया में होते हैं, जो उनके जो OSC होता है, जो RE वर्क होते हैं, उनके लिए उनको EI की सर्टिफिकेशन लेना होता है, उसके बिना वो नहीं करता। अब मैं इसके पास आगे आऊंगा। इसका कुछ प्रोसीजर भी दिया हुआ, लेट डाउन प्रोसीजर है कि जैसे हम अगर मैं सैंक्शन लेना है तो मुझे क्या फॉलो करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑपरेटिंग द सैंक्शन, SNT वर्क्स फॉर विच सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। अब आते हैं इस पे, क्योंकि अभी आप लोगों से बताया था कि ये एप्लीकेशन होता है, ये डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है। अगर अलग से है तो मैं अभी टाइम तो 10:05 हो गया,
एक लास्ट में एक ओवरव्यू तो रखूंगा ही, मैं सारा डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर, मतलब डॉक्यूमेंट्स एक बार देखा हुआ रहेगा तो याद रहेगा। ऐसा तो याद होंगे नहीं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, WRD क्या होता है, जो सिग्नलिंग से है उनको पता है। अभी मेरा नेक्स्ट जो स्लाइड्स है उसमें आपको बता देता हूँ कि ये सारे आपको 2 मिनट में क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन कौन सा सैंक्शन लेने के लिए हमें जाना है, कौन कौन सा सैंक्शन लेने के लिए CRS के पास जाना है, कौन कौन सा सैंक्शन लेने के लिए हमें PCST के पास जाना है। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। ब्रेक लेना है 5 मिनट का। हेलो, कंटिन्यू रखिए सर। कंटिन्यू रखें, चलिए ओके। तो ये जो मैंने बताया ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने स्लाइड्स में डाल के रखे हैं, कुछ कुछ मैंने दिखा दिया कि आपको पता होना चाहिए कि वो लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स विद द CRS एप्लीकेशन। अब आते हैं इसमें कि प्रोसीजर क्या है। अगर कोई भी एप्लीकेशन मुझे CRS के पास भेजना है तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। भाई एप्लीकेशन बना लिया है, तब भेजना है। ऐसा तो नहीं है कि कल ओपन करने वाले हैं तो आज हम CRS एप्लीकेशन भेजेंगे, नहीं होगा। वी विल नॉट बी एबल टू कमीशन द स्टेज। तो हमें क्या करना है, बिफोर रेफरिंग टू CRS एप्लीकेशन फॉर माइनर सैंक्शन ऑल रिक्वायर्ड डिस्पेंसेशन इफ एनी शुड बी ऑब्टेन्ड। अभी देखिए कितना बड़ा काम हो गया कि अगर वो जो अभी मैंने आपको यार्ड दिखाया था, जो डबलिंग वाला यार्ड दिखाया था, कहाँ गया, क्या है, अभी देखिए अब डेविएशन लेना है कि नहीं लेना है, कैसे मालूम चलेगा। ये देखिए SIP में लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉलम होता है डेविएशन। तो जब आपको कोई काम करना है, आप एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है तो आपको SIP मिलेगा डिजाइन ऑफिस का, तो उसमें डेविएशन लिखा है। क्योंकि आप एक बार में तो SIP देख के पता नहीं कर सकते कि यार इसमें क्या क्या डेविएशन लेना है नहीं लेना। तो इनको इनमें से इसका मतलब लिस्ट ऑफ डेविएशन नील है, मतलब यहाँ पे कोई डिस्पेंसेशन नहीं रिक्वायर्ड, कोई भी इंफ्रिंजमेंट नहीं है, कोई भी सिग्नल को लेफ्ट से राइट नहीं लगाया गया है, कोई सिग्नल कंबाइन नहीं किया गया है, और डिजाइन ऑफिस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जो है इसमें डेविएशन नहीं है, सिवाय इसके कि ये जो सिग्नल लगा हुआ है, जैसे एग्जांपल ये देखिए, ये सिग्नल लगा हुआ है S12 S14, ये लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, करेक्ट, ये लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। लेकिन डिजाइन ऑफिस को या किसी को भी अभी ये पता नहीं, ये देखिए ये 7 मीटर है ट्रैक सेंटर। अगर साइड पे ये सिग्नल जो मिनिमम क्लियरेंस है ना 2360 ट्रैक सेंटर से, अगर ये नहीं मिल पाए तो ये इट कम्स अंडर द लिस्ट ऑफ डेविएशन इन IRSOD। तो जब आप साइड पे मार्किंग देने जाएंगे या कुछ भी देने जाएंगे तो उसको पता रहेगा। तो ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बट यू नो कि दीज आर द डेविएशंस फ्रॉम द IRSOD। IRSOD का कोई भी जो भी नॉर्म्स है, जो भी आप कमीशनिंग करने जा रहे हैं, अगर आपको कोई भी चीज नहीं मिल रहा है एज पर नॉर्मल रेंज ऑफ द रूल्स पैरामीटर्स IRSOD या GNSR, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमें उसको नोट डाउन करके CRS का नॉलेज में डालना है। इसलिए आपने देखा होगा हर एक एप्लीकेशन के इंक्लोजर में वो लाइन लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ डेविएशन इफ एनी। ये वही डेविएशन है कि जैसे और क्या डेविएशन हो सकता है, ये सिग्नल सारे लेफ्ट साइड में लगे हुए हैं, मैंने ये सिग्नल को लेफ्ट साइड में लगाया, इसकी जगह पे मैं अगर ये राइट साइड में लगाता तो मुझे ये इसका डिस्पेंसन में लेना पड़ता और ये डेविएशन के अंदर आ जाता। ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये नॉर्मल चीज नहीं है, इसका मुझे और CRS को बताना है। क्योंकि भले ही उनके सैंक्शन नहीं चाहिए, इसका सैंक्शन तो CUM सर से हो जाएगा, यानी कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन से हो जाएगा, लेकिन फिर भी उनको लिस्ट जब हम एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो हमें बताना है। और भी बहुत सारी चीज बताना है जो डेविएट करता है नॉर्मल प्रोसीजर। अभी देखिए, तो बिफोर रेफरिंग CRS एप्लीकेशन फॉर माइनर सैंक्शन, माइनर सैंक्शंस में क्या होता है, जब हम माइनर सैंक्शंस बाय द एग्जीक्यूटिव एजेंसी, जो मैंने आपको एप्लीकेशन शुरू में दिखाया था, दैट वाज एप्लीकेशन फॉर माइनर सैंक्शन। अब मेजर सैंक्शन क्या होता है, मेजर सैंक्शन विद द पर्सनल सिग्नेचर फ्रॉम द GM, वो CRS के पास जाता है कि ये आप इंस्पेक्शन कर लीजिए, वी आर रेडी टू ओपन। तो वो उसको बोलते हैं CRS बुकलेट। कभी कभी वर्ड सुने होंगे जो हम लोग बात करते हैं, एक CRS बुकलेट हम सबमिट करते हैं CRS को फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट, मतलब विद द सिग्नेचर ऑफ all the executing agency of departments,
तो जब हम वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वो जीएम के सिग्नेचर से जाता है, और वो जो एप्लीकेशन सबमिट दैट इज नोन एज द मेजर एप्लीकेशन बोलते हैं। उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, वो सीआरएस बुकलेट होता है। और जो माइनर सैंक्शन कर देते हैं वो जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट जिसमें कि एक सीएसटी सीवन सर का साइन था और उसमें सीआरएस सैंक्शन जो दिया था उन्होंने एक नंबर से दिया था, तो वो माइनर सैंक्शन था। तो बिफोर रेफरिंग द, अब हम एसएनडी से है पर्सन, तो हमें माइनर सैंक्शन में फोकस करना है। हम जो सैंक्शन लेते हैं वो माइनर सैंक्शन लेते हैं। तो बिफोर रेफरिंग सीआरएस एप्लीकेशन, टू सीआरएस फॉर माइनर सैंक्शन, सारे डिस्पेंसर हमारे पास पहले से होना चाहिए, सो डेट कि हमारा लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि हम अभी माइनर सैंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई कर भी दिए तो वो रिटर्न होके आ जाएगा कि आपने जो बाकी माइनर सैंक्शंस, जो बाकी सैंक्शन चाहिए थे आपको डिस्पेंसन का अदर, वो आपने लिया नहीं है, तो प्लीज गेट इट एंड देन अगेन सबमिट। तो हमारा टाइम तो हमारा ही जाएगा क्योंकि हमारा टारगेट हमारे पास होते हैं कमीशनिंग का। देन नेक्स्ट है सीआरएस एप्लीकेशन साइन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द रेलवे। यानी कि रेलवे का क्या क्यों बोला मैंने कि जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसका ही साइन चाहिए, क्योंकि काम मैं करा रहा हूँ। तो अगर काम सीएसटी C1 के अंडर में है कोई डबलिंग, तो वो सीएसटी C2 नहीं साइन करके भेजेंगे, करेक्ट। नीचे सीएसटी प्रोजेक्ट जो है या सीएसटी वर्क्स है वो साइन करके नहीं भेजेंगे, तो जो कंसर्न पर्सन है वही भेजेंगे। और इन 3 कॉपीज वी हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन विद ऑल द रेलेवेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट। ये समरी में बता रहा हूँ। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड एट लीस्ट 1 month बिफोर द कमिशनिंग ऑफ द वर्क। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एप्लीकेशन कब भेजना चाहिए हमको। दिस इज द टाइमलाइन हैज बीन सेट एट लीस्ट 1 month बिफोर द डेट ऑफ कमिशनिंग एट वर्क। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये जो मैंने आपको शुरू में 9 चैप्टर्स बताए थे द रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवेज, उसमें से ही निकाला हुआ है, करेक्ट। सीआरएस सैंक्शन इज कन्वेड टू ए नंबर बाय द सीआरएस ऑफिस टू द एप्लीकेंट। वो मैंने आपको बता दिया था, अभी मैंने कुछ देर पहले जो एप्लीकेशन से आपको दिखाया था, व्यू स्क्रीन पे शेयर किया था, उसमें लिखा था कि सीआरएस सैंक्शन नंबर कहाँ लिखा रहता है, वो ADI/ समथिंग लिखा हुआ था। सर ये जो एप्लीकेशन अभी 3 कॉपीज में जाती है क्या, अभी सॉफ्ट कॉपी जाती है ना सर? नहीं, सॉफ्ट कॉपी में अभी भी नहीं जाता। यू आर राइट मीना जी, अभी भी सॉफ्ट कॉपी में नहीं जाता है। अभी जो हम जो बात कर रहे हैं, ये जो सॉफ्ट कॉपी में सिर्फ आपके ऑफिस तक आता है, क्योंकि हमारा ऑफिस से ई ऑफिस का लिंकिंग नहीं है, ई ऑफिस से सीआरएस ऑफिस का, एंड दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी सॉफ्ट कॉपी। अगर मान लीजिए 3 कॉपी में है, ये तो हार्ड कॉपीज वाला सिस्टम है, अभी तक तो यही रूल में लिखा हुआ है, वहां तक चेंजेस नहीं है। अगर फिर कभी इसमें आ जाएगा क्या बोलते हैं, टोटली सॉफ्ट पे हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, जैसे जस्ट लाइक ई ऑफिस, तो बात अलग है। हमारा अंदर का इंटरनल वर्क तो ई ऑफिस से ही होता है, सारा एप्लीकेशन हेडक्वार्टर तक ई ऑफिस में आता है। फिर उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फिर से काउंटर साइन करके, मतलब काउंटर साइन नहीं, उसी एप्लीकेशन को री एडिट करके हमारे जो HOD हैं, CST C1 है और जो जैसे CPM इसमें थे, वो साइन करके भेजते हैं। तो आप सही बोले, सीआरएस ऑफिस में हमारे पास कोई डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी सबमिशन प्रोसीजर नहीं है अभी। ओके। इन फ्यूचर अगर होता है, मतलब इंटर मिनिस्ट्री कोई ई ऑफिस का होता है तो हो जाए। चलिए, तो अब ये क्या, सीआरएस सैंक्शन इज कन्वर्ट टू ए नंबर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इफ सीआरएस प्रपोज टू इंस्पेक्ट बिफोर कमिशनिंग, और अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हमें एप्लीकेशन कब सबमिट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 1 महीना 1 month पहले। और उसी एप्लीकेशन में आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन है सबसे नीचे में लिखा हुआ था, आई डू नॉट प्रपोज, और लिखा हुआ था आई विश टू प्रपोज, आई प्रपोज टू, ये 2 कॉलम है। अगर उन्होंने लिखा कि आई प्रपोज, तो हमने 1 महीने पहले डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, उन्होंने कुछ दिन पहले दे दिया और लिख दिया कि आई प्रपोज टू इंस्पेक्ट माइनर सैंक्शन देने वक्त पहले। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सीआरएस सर को, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को इनवाइट करें इंस्पेक्शन के लिए, और वो कब, एटलीस्ट 14 days इन एडवांस ऑफ द कमिश्निंग ऑफ द वर्क। ये नहीं कि 2 दिन पहले मुझे कल करना है और मैं आज बुला लूं। अभी तो सिस्टम यही है कि अगर मुझे कल कमिश्निंग डेट है, मतलब कल ओपन करना है सपोज, वो हमें नहीं, हमें तो मान लीजिए यहाँ पे
15 तारीख को ओपन करना था, ठीक है, 15 को ओपन करना है। तो मैं उनको 1 या 2 तारीख को बोलूंगा कि सर आप आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, माय वर्क इज रेडी, आई हैव टू कमीशन ऑन 1504, करेक्ट। और अगर मुझे 15 को करना था तो इसकी एप्लीकेशन मुझे 14/3 को ही भेज देना चाहिए था, और 14/3 को हम एप्लीकेशन भेजेंगे तो इससे पहले जितने भी डिस्पेंसेशन है वो सारा मुझे 14 दिन तक मेरे हाथ में होना चाहिए, और 14 दिन तक मुझे सारे डिस्पेंसेशन होना चाहिए हाथ में। इसका मतलब इसके जो डिजाइन डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस समय रेडी रहने चाहिए बिफोर डिस्पेंसेशन। तो डिजाइन डॉक्यूमेंट से पहले क्या होना चाहिए, ईएसपी पहले फाइनल होना चाहिए। तो देखिए ये पूरा सर्कल बनते बनते पूरे साल भर का सिस्टम हो जाता है। देखने में बहुत इजी लगता है बट इट टेक्स एटलीस्ट 1 ईयर। अगर मुझे सीआरएस सैंक्शन अप्लाई करना है तो हमें साल भर पहले से सारा डिजाइन डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी करके रखना पड़ता है। ये आसानी से नहीं होगा, ये बहुत ही टाइमिंग का है। हमें पता होना चाहिए कि कोई काम करवा रहा हूँ, मुझे अगर अप्रैल में करना है 15 तारीख को, तो मुझे फरवरी क्या वो तो अप्लाई कर देना चाहिए फरवरी में, लेकिन हमारे पास 15 दिन पहले से एप्लीकेशन रेडी रहना चाहिए, करेक्ट। तो दिस वाज द प्रोसीजर फॉर ऑपरेटिंग सैंक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, इंपॉर्टेंट थिंग वाज दिस वन कि एप्लीकेशन कब भेजना है, 1 मंथ बिफोर, और इंस्पेक्शन के लिए कब इनवाइट करना है, 14 डेज इन एडवांस ऑफ द कमीशनिंग ऑफ द वर्क, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एससीएम में जो अमेंडमेंट था, मैं शायद कल मैं रिव्यू नहीं कर पाया फिर से, शायद इसमें कुछ चेंजेस हुए नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। लेकिन अभी जो एससीएम पैरा है ये पैरा चेंज हो, सॉरी मैं करेक्ट नहीं कर पाया, मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा तो ये पक्का करेक्ट रहेगा। ये रेफरेंस ऑफ द एससीएम जो है ये अब नहीं रहा, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए एससीएम में यही है, नहीं हो तो मैं एससीएम रेफर कर देता हूँ। जो अभी जो एससीएम को करेक्ट किया गया था उसमें वही चीज को री अप्लाई किया गया, सिर्फ पैरा नंबर चेंज है। अब ये समझना है कि एसएमटी पब्लिक सीआरएस सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, किस किस वर्क के लिए हमको सीआरएस सैंक्शन चाहिए। अब इतना हम पढ़ेंगे, इससे अच्छा मैं शॉर्ट में बताता हूँ। पहले हमें ये मालूम करना है कि कोई भी जो हम काम करने जा रहे हैं, कोई भी काम, इसमें ईएसपी इन्वॉल्व है कि नहीं, ईएसपी में चेंज है क्या, चेंज अगर यस तो डेफिनेटली सीआरएस सैंक्शन, कुछ कंफ्यूजन नहीं। अगर ईएसपी में चेंज नहीं है, नो, तो बात बनती है कि पीसीएसटी सैंक्शन भी दे सकते, ले सकता हूं और सीआरएस के पास भी जा सकता हूं। अगर ईएसटी में चेंज नहीं है तो फिर क्वेश्चन आता है पीएससीएसटी सीआरएस। तो ये हमें समझना जरूरी है शॉर्ट में कि पहले तो हमें ये क्लैरिफाई करें कि ईएसटी में चेंज है क्या, हाँ है तो फिर सीधा सीआरएस सैंक्शन लेंगे। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लिखने के लिए समझ लीजिए, लेकिन समझने के लिए इतना जरूरी है कि ईएसटी में चेंज है तो सीआरएस सैंक्शन डेफिनेटली रिक्वायर्ड। दूसरा, अगर सीआरएस ईएसटी में चेंज नहीं है तो क्या क्या हम काम कर सकते हैं, तो वो हम इसमें आएंगे कि मान लीजिए मुझे सिर्फ आईबीएस कमीशन करना है, आईबीएस कमीशन करना है ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच में, सपोज ये डबल लाइन स्टेशन है, आजकल तो सिंगल लाइन में भी लग सकता है, इट्स ए डबल लाइन स्टेशन। अब मुझे यहाँ पे आईबीएस इसके बीच में लगाना है, ए और बी के बीच में, और आईबीएस लगाने के कारण यहाँ भी अल्ट्रेशन है, यहाँ भी अल्ट्रेशन है, तो इस स्टेशन का सैंक्शन कहाँ जाएगा, इस स्टेशन का सैंक्शन कहाँ लेने जाएंगे, ए और बी का, और ये आईबीएस जो दोनों स्टेशन के बीच में है इसका सैंक्शन कहाँ लेंगे। तो ऑल दिस आर अंडर द पीसीएसटी, क्योंकि इसमें कोई ईएसपी चेंजेस नहीं है, करेक्ट। और डिटेल में पढ़ेंगे, तो शॉर्ट में ये पढ़ते हैं कि अगर मुझे ईएसपी में चेंज है तो सीआरएस के पास जाना ही है, और ईएसपी में चेंज नहीं है तो पीसीएसटी तक हम कर सकते हैं, लेकिन फिर हम उसको और फिर फर्दर हमको ड्रिल करना पड़ेगा कि उसमें वर्क का इसको वर्क क्या है। तो पहला आइटम पे हम आते हैं, एडिशन, एक्सटेंशन और अल्टरेशन टू एग्जिस्टिंग ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन। मतलब तो याद करने की जरूरत नहीं है,
अगर मैं कोई भी स्टेशन में उस पर एडिशन कर रहा हूँ, एक्सटेंशन कर रहा हूँ, अल्ट्रेशन कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन में, तो हमें CRS सैंक्शन लेना है। लेकिन ये जो चीज लिखा हुआ है ये सुपर सेट है। अगर इसके अंदर यही लाइन अगर कुछ CST के प्रोव्यू में है तो वो CST सर के पास चला जाएगा, यानी कि PCST PHOD के पास सैंक्शन के लिए हम चले जाएंगे। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज तो यही लिखा हुआ है, एनी एडिशंस extension or alteration to existing block signaling and interlocking installation, then we have to go to CRS. Change in block signaling and interlocking a scheme for a station having more than 50 routes with or without change in ESP. अभी हमने बात किया था कि अगर चेंज इन ESP है तो कहाँ, अभी ये टॉपिक हमारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में कोई भी एडिशन एक्सटेंशन एंड अल्टरेशन टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन करना है तो CRS के पास जाना। दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई स्टेशन है जिसका रूट 50 रूट से ज्यादा है, ये 3 लाइन का स्टेशन है, या मान लीजिए, या मैं इसको ये इतना बड़ा यार्ड बना दिया, इसमें रूट्स क्या है, व्हाट आर द रूट्स क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई S5 सिग्नल है, मैं यहाँ से ऐसे सिग्नल दे रहा हूँ, टेक ऑफ कर रहा हूँ, तो ये जो सिग्नल टेक ऑफ कर रहा हूँ तो इसका एक रूट हो गया, फिर दूसरा OB2 हो गया, तो OB2 को भी हम दूसरे OB को भी हम दूसरा रूट कंसिडर कर सकते हैं। S5 का मेन लाइन में, S5 का इधर, तो ये मान लीजिए S5 के 1 2 3 1 4 1 5 रूट्स हो गए विदाउट OB। अगर इसमें OB ज़्यादा है तो मान लीजिए हर एक रूट में, हर एक लाइन में 2 OB है, तो आप OB कंसिडर भी कर सकते हैं, कंसिडर करना ही चाहिए। ये डिफरेंट OBs है, तो ये मान लीजिए कि 5 1 2 3 4 5 ये और एक और OB, यानी कि 10 रूट हो गए। तो एक के 10 रूट हो गए। तो इस तरह से रूट्स होते हैं। मैंने रूट्स का डिफिनेशन बताया कि रूट्स क्या होता है। जैसे सपोज अगर मान लीजिए कोई स्टेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक शंट सिग्नल है, हम बोलेंगे बार बार यही है, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यही बना रहा हूँ, ये शंट सिग्नल है। अब यहाँ पे इस लाइन पे भी आता है शंट सिग्नल, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो यानी कि ये शंट के 3 रूट हो गए, 1 रूट 2 रूट और 3 रूट। तो हमें ये पता करना है कि उस स्टेशन के रूट्स कितने हैं, और ये रूट्स कहाँ से पता चलता है? हमें पता चलता है सिलेक्शन टेबल से। तो पहले हमें डिजाइन डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में आएगा, तो हम देखेंगे कि यार इस स्टेशन के रूट्स कितने हैं। ओके, मोर देन 50 रूट्स हैं। तो भाई अगर मोर देन 50 रूट्स हैं, ESP में चेंज हुआ या नहीं हुआ, आपको CRS के पास ही जाना है। जैसे मैंने बताया था, चेंज इन ESP है तो पक्का जाना है। ये दूसरे में क्लैरिफाई करता है। देखिए, चेंज इन ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग स्कीम फॉर ए स्टेशन हैविंग लेस देन 50 रूट्स इफ चेंज इन ESP, अगर लेस देन 50 रूट्स है और ESP में चेंज हो गया तो हमें जाना है। और लेस देन 50 रूट्स है, सब चीज यही हो रहा है, ब्लॉक सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन सब चीज हो रहा है, लेस देन 50 रूट्स है एंड नो चेंज इन ESP, तो CRS के पास जाने की जरूरत नहीं। फिर कहाँ जाने की जरूरत है, आगे बात करें। लेस देन 50 रूट्स, नो चेंज इन ESP, तो हमें CRS के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ग्रेटर देन 50 रूट्स है, कुछ सोचना ही नहीं, आंसर इज CRS सैंक्शन। अब न्यू स्टेशन, टेम्पररी या परमानेंट, CR इंटरलॉकिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट्स एक्सेप्ट मिड सेक्शन LC गेट्स, ये इन्होंने नया ऐड किया। ये मैं ब्लू में क्यों दिया हूं, क्योंकि पहले जो था वो ब्लैक में था, ये नया चेंज हुआ, इसको मैंने इससे अलग कलर में शो। तो इंटरलॉकिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट्स एक्सेप्ट मिड सेक्शन LC, किसी भी टाइप का, यानी कि ये इनडायरेक्टली क्या हो गया, इंटरलॉकिंग ऑफ WS इनडायरेक्ट। अब ये बोल दिया कि मिड सेक्शन LC गेट्स, अब ये तो हम बोल नहीं सकते WS है, कोई भी और टाइप का LC गेट्स आ जाएगा जो अभी डिफाइंड नहीं है, तो क्या होगा। तो इसलिए इन्होंने दिया कि मिड सेक्शन LC गेट्स को छोड़ के बाकी सारे लेवल क्रॉसिंग गेट्स का सैंक्शन यही देंगे। इंटरलॉकिंग ऑफ स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग करना है तो वो CRS के पास जाएंगे।
अब देखिए इसमें कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 और 6। समझने में दिक्कत नहीं है, ये तो याद ही रहेगा, सिल्क साइडिंग गैस साइडिंग। एलसी गेट्स भी याद रहेगा, एलसी गेट्स का इंटरलॉकिंग ऑफ एलसी गेट, टेम्परेरी और परमानेंट स्टेशंस। और ये जो आइटम है, ये 2 आइटम है, एक्चुअली ये इसी का सब पार्ट होना चाहिए था, इसी का सब पार्ट होना चाहिए। ये इसी का ही इसी 2 पार्ट को मिलाकर, 2 और 3 आइटम को मिलाकर एक सिंगल लाइन बनाया गया है कि एडिशन, एक्सटेंशन और अल्टरेशन टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक, सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन के लिए सीआरएस के पास जाना। लेकिन उसको फर्दर सेकेंड और थर्ड आइटम में उन्होंने एलोबरेट किया। अगर 50 रूट से ज्यादा है और तो पक्का जाना ही है विद और विदाउट एनी ईएसटी। 50 रूट से कम है तो हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा ईएसटी में करेक्शन है क्या। अगर नहीं है तो नहीं जाने की जरूरत। तो ये आइटम अभी मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये तो आप समझ लिए कि अब इसमें ही आंसर था, इसमें ही आंसर अवेलेबल था, ये वाला आइटम, थर्ड नंबर आइटम, कि अगर नो चेंज इन ईएसटी, नो चेंज इन ईएसटी है तो मैं पीसीएसटी के पास जा सकता हूं, जो मैं नीचे बता रहा हूं। देखो, एसएनटी वर्क फॉर दिस सीआरएस सेंटर इज नॉट प्रोविजन ऑफ टेलीफोन एट ऑलरेडी इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग गेट। लास्ट टाइम मैंने क्लास लिया था, कुछ लोगों कुछ थे वो जो बोले थे कि सर मैंड लेवल क्रॉसिंग गेट में तो टेलीफोन रहता ही है ना। तो मैंने कहा सही बात है, लेकिन मैंने वही कहा कि ऑलरेडी टेलीफोन लगा हुआ है, फिर मैं किसी और टाइप का टेलीफोन लगा रहा हूँ या चेंज कर रहा हूँ या कुछ भी नया लगा रहा हूँ या वहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेलीफोन लगा रहा हूँ, तो वो सारे परव्यू में आएगा, उसके लिए सीआरएस के पास जाने की जरूरत। दूसरा, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो ब्लैक वाला पोर्शन था वो पहले वाला था और अभी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। जैसे सपोज कोई स्टेशन है हमारा, कोई स्टेशन है हमारा, ये देखिए, ये वही स्टेशन बनाता हूं और यहाँ पे एक एलसी गेट है, यहाँ पे एलसी गेट, लेकिन इस एलसी गेट पे सिर्फ बैरियर ही लगा हुआ है, सिर्फ बैरियर लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, स्लाइडिंग मूव नहीं लगा हुआ। स्लाइडिंग मूव नहीं लगा, मुझे स्लाइडिंग मूव लगाना है। अगर मुझे स्लाइडिंग मूव लगाना है तो मैं पिक्चर इसलिए बना रहा हूँ समझाने के लिए कि मेरा काम आपको बता दिया। मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि एक स्टेशन पे एलसी गेट है ऑलरेडी, उसमें मुझे लिफ्टिंग बैरियर लगा हुआ है और मुझे स्लाइडिंग मूव लगाना है। मुझे सैंक्शन के लिए कहाँ जाना? तो मुझे सैंक्शन के लिए सीआरएस सैंक्शन नहीं चाहिए। ये आइटम नंबर 2 बताता है। क्या बोलता है? प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लिफ्टिंग बैरियर इंक्लूडिंग इमरजेंसी इंटरलॉक अरेंजमेंट्स। इमरजेंसी इंटरलॉक अरेंजमेंट्स इज नथिंग बट द स्लाइडिंग मूव एंड अदर्स व्हाटएवर। कुछ भी कल को नया चीज मतलब कि इनोवेट होता है, स्लाइडिंग मूव, कोई भी नया चीज इनोवेट होता है तो भी इमरजेंसी इंटरलॉक अरेंजमेंट्स एट ऑलरेडी इंटरलॉक एलसी, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं। जो मैंने बताया था, यार्ड जो बताया था, मैंने ये यार्ड जो बनाया कि हम ये मान के चलते हैं कि ये ऑलरेडी एलसी गेट्स इंटरलॉक्ड है, कमीशन स्टेशन है और यहाँ पे एलसी गेट्स था और ये ऑलरेडी इंटरलॉक था, ऑलरेडी इंटरलॉक एलसी गेट्स था, लेकिन मुझे इसके ऊपर स्लाइडिंग मूव लगाना था। तो इसके लिए मुझे सीआरएस के पास जाने की जरूरत है क्योंकि लिखा हुआ। हाँ जी, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। हेलो, इसके 2 मीनिंग निकलते हैं सर, 2 आइटम नंबर 2 के। हाँ, एक मीनिंग ये है कि मतलब लेवल क्रॉसिंग इंटरलॉक गेट है, बट वो लिफ्टिंग बैरियर जो है वो उसकी जगह वो विंग टाइप गेट है और तो हम इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल लिफ्टिंग बैरियर में चेंज कर रहे हैं। एक आइटम ये है, अगर इमरजेंसी हम उसको जो है कि स्लाइडिंग मूव फैसिलिटी दे रहे हैं तो इन दोनों के लिए ये कह रहा है। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने यही बोला कि मैं तो एक हमारा काम तो पैरा के हिसाब से होगा नहीं, हमारा काम तो छोटा छोटा भी हो सकता है। तो मैंने वही कहा कि ऑलरेडी इंटरलॉक लिविंग क्रॉसिंग गेट है, लिफ्टिंग बैरियर लगा हुआ है। एक बात बताया, तो अगर मुझे सिर्फ स्लाइडिंग लगाना है तो भी यही पैरा अप्लाई होगा। आप सही बोल रहे हैं कि ऑलरेडी कोई ऐसा इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग गेट है जिसमें कि मैकेनिकल लिफ्टिंग बैरियर लगा हुआ है, लेकिन मुझे अब इलेक्ट्रिकल लिफ्टिंग बैरियर लगाना है, विद स्लाइडिंग मूव लगाना है, तो भी आइटम नंबर 2 अप्लाई हो गया।
अगर वहां पे कोई वैसा लिफ्ट गेट या कोई ऐसा चीज लगा हुआ है जो ना तो इलेक्ट्रिकल लिफ्टिंग बैरियर है, ना मैकेनिकल है, ना तो स्लाइडिंग मूव है, लेकिन ऑलरेडी इंटरलॉक्ड है, तो भी मुझे अगर कुछ लगाना है लिफ्टिंग बैरियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और विद स्लाइडिंग मूव, या तो सारा चीज लगाऊं या उसमें से एक एक चीज भी लगाऊं, तो भी मुझे आइटम नंबर 2 अप्लाई होगा और मुझे सीआरएस के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस बशर्ते कि एक ही कंडीशन है कि एलसी गेट शुड बी इंटरलॉक्ड ऑलरेडी। वो एलसी गेट पहले से इंटरलॉक होना चाहिए। अगर पहले से इंटरलॉक है और उसको मैं किसी भी टाइप का कर रहा हूँ तो वो मुझे सीआरएस के पास नहीं चाहिए। तो मुझे किसके पास चाहिए? यहाँ मैंने लिखा है, देखिए, सॉरी मैंने यहाँ लिखा है रिक्वायर्ड पीसीएसटी पर्सनल अप्रूवल एंड दिस अप्रूवल कैन नॉट बी रीडेलीगेटेड। ये इंपॉर्टेंट है, दिस कैन नॉट बी रीडेलीगेटेड टू द लोअर ऑथोरिटी। ये जो सैंक्शंस एंड पावर्स है इसको रीडेलीगेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि पीसीएसटी देंगे तो इट कैन बी गिवन बाय एनी सीएससी और सम अदर पर्सन, इसको नॉमिनेशन नहीं चलेगा। अभी देखिए, तो ये आइटम नंबर ये हो गया, 2 हो गया। अब एक चीज है कि इंटरलॉकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एलसी गेट्स विद एन ऑलरेडी इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग यार्ड बाय एग्जिस्टिंग सिग्नल्स इन द सेम और शिफ्टेड लोकेशन। इसको इतना अच्छे से समझने से ये है कैसे समझते हैं वो मैं तुरंत बता देता हूँ। अगर यार्ड रहेगा, पिक्चर रहेगा, तो इट विल बी बहुत देर तक आपके दिमाग में रहेगा। जैसे मैं वही यार्ड दोबारा करता हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये तो रिमूवल है, ठीक है। अगर मैं यही वर्क, अभी ध्यान दीजिए, इस एलसी गेट को जो अभी यार्ड दिख रहा है आपको, ये सिग्नल जो है किससे किससे इंटरलॉक्ड है? वी कैन से इट इज इंटरलॉक्ड विद ये सारे सिग्नल S12 14 सन 7 और इधर जो सारे सिग्नल आ रहे हैं ये S5 05 ये, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सिग्नल और इधर S5 है, इसके बीच में। अगर इसी एलसी गेट को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके यहां पे लगा दिया, इसे होता नहीं है लेकिन मैंने यहां पे बाजू में ही शिफ्ट कर दिया बाय 10 मीटर। क्या किया? सिर्फ 10 मीटर शिफ्ट किया। मुझे यहां से नहीं करके इसको शिफ्ट में 10 मीटर शिफ्ट करके मुझे ये काम करना, मुझे 10 मीटर शिफ्ट करना। तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये जो एलसी गेट था 48 नंबर, ये पहले जिस सिग्नल से इंटरलॉक था अभी भी उसी से इंटरलॉक है। जिस सिग्नल यानी कि इससे और इधर S5 और पीछे जो भी सिग्नल्स जिसको ओवरलैप में आ रहे थे वो, तो ये जिससे पहले इंटरलॉक थे अभी भी उसी से इंटरलॉक्ड है। और जिससे पहले इंटरलॉक थे उसी से इंटरलॉक्ड है। और ये सिर्फ शिफ्टेड लोकेशन पे यानी कि अदर लोकेशन पे ये हमने इसको कमीशन करना है, इंटरलॉक करना, अलग जगह पे इसको वापस कमीशन करना। तो इस लैंग्वेज को आप समझते हैं यहाँ पे, जो हम वहां पे थे यहाँ पे। इंटरलॉकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एलसी गेट्स विद इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरलॉक स्टेशन यार्ड यानी कि WSL बाय एग्जिस्टिंग सिग्नल इन द सेम और शिफ्टेड लोकेशन। तो वो जो मैं आपको बताया, या तो सेम लोकेशन पे करना हो या फिर ये इसको तोड़ के नया करना हो या फिर मैं शिफ्टेड लोकेशन पे करना हो, लेकिन कंडीशन यही होना चाहिए कि जिस सिग्नल से पहले इंटरलॉक थे या वो कंट्रोल था, जिस सिग्नल से इंटरलॉक थे उसी सिग्नल से अभी भी इंटरलॉक होना चाहिए। बस एक ही क्राइटेरिया है। अगर ऐसा है, आपका कंडीशन फुलफिल है, तो आपको सीआरएस सैंक्शन की जरूरत नहीं। इसमें शायद कोई डाउट नहीं होगा। ये 3rd नंबर आइटम था। फिर प्रोविजन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रैक सर्किट्स इन द स्टेशन सेक्शन दैट इज बीइंग डन बाय द PCST अप्रूवल। हेलो, अब रिप्लेसमेंट ऑफ सिग्नलिंग एसेट्स, जो अभी हम जब हम पहले वाला सैंक्शन जिसमें आइटम्स फॉर विच सीआरएस सैंक्शन इज रिक्वायर्ड जब हम बात कर रहे थे, उसमें हमने बात किया था, तो उसको अदर वे में बताया कि रिप्लेसमेंट यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ सिग्नलिंग एसेट्स विदाउट चेंजिंग द यार्ड लेआउट और सिग्नल इंटरलॉकिंग स्कीम आइदर इन स्टेशन और एट मिड सेक्शन एलसी लेवल क्रॉसिंग गेट। आपने देखा होगा कि पहले मिड सेक्शन एलसी लेवल क्रॉसिंग गेट के लिए हमको सीआरएस के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो किसके पास जाने की जरूरत है? तो हमें PCST सर के अप्रूवल से जाने की जरूरत है, जो यहाँ लिखा हुआ है।
जो एक्सेप्ट करके दिया था, तो ये पावर, ये वर्क जो है इनके स्कीम में डाल दिया। पहला तो ये वाला आइटम। और दूसरा, अगर किसी स्टेशन को मुझे रिप्लेस करना है, कई सिग्नलिंग एसेट्स को, कोई पहले पुराना कोडा लाइफ कंप्लीट हो गया है, किसी को पीआई को ईआई करना है, तो अच्छा ये इंपॉर्टेंट हो गया कि पीआई को अगर मुझे ईआई करना है तो मुझे किसके सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ये पीसीएसटी के सैंक्शन से हो जाए। ठीक है, पहले नहीं था, लेकिन इन्होंने इसे चेंज किया कि रिप्लेसमेंट ऑफ सिग्नलिंग एसेट विदाउट एनी चेंज इन द यार्ड लेआउट। अगर यार्ड लेआउट में चेंज नहीं करते हैं तो वी कैन गो फॉर द पीसीएसटी। और एक चीज और है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बाय एनी अदर अप्रूव्ड मींस, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई भी रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लिए पीसीएसटी अप्रूवल के लिए चले जाएंगे। ऑलरेडी अप्रूव्ड टाइप ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, उससे अगर किसी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस करना है तो मैं पीसीएसटी अप्रूवल से कर सकता हूं। रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बाय एनी अदर अप्रूव्ड टाइप ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट और प्रोविजन ऑफ ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर और ट्रैक सर्किटिंग यूजिंग द एग्जिस्टिंग ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, दैट कैन बी डन बाय द पीसीएसटी अप्रूवल। तो ये 6 आइटम इधर थे, 6 आइटम उधर। ये छठा आइटम जरा क्लियर करिए सर फिर से। हाँ जी, छठा आइटम रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। हाँ, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बाय एनी अदर अप्रूव्ड टाइप ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ओनली। जैसे सपोज कीजिए, एक बात बताता हूँ, अभी मान लीजिए कि अभी एक नया ब्लॉक आने वाला है, ब्लॉक बिल्ड इनटू ईआई, सपोज कीजिए, तो अभी ऑलरेडी वहां पे यूएफएसबीआई लगा हुआ, तो कोई ऐसा आर्ग्यू कर सकता है सर ये यूएफएसबीआई को निकाल के ये जो नया ब्लॉक अभी है उससे हम लगा देते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है कि क्या वो जो नया लगाने वाले हैं या जो भी चीज लगाने वाले हैं, क्या वो अप्रूव है ऑलरेडी? अगर आरडीएसओ ने अप्रूव करके रखा है ऑलरेडी। हाँ जी, डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है जो एसजी है, उसकी जगह यूएफएसबीआई लगा देंगे। हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई डबल लाइन एसजी ब्लॉक लगा हुआ है, उसको मुझे यूएफएसबीआई से चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं विद द पीसीएसटी अप्रूवल। पीसीएसटी अप्रूवल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लिखा हुआ है क्लियरली। सिंगल लाइन से डबल लाइन में कन्वर्ट करना हो तो फिर सीआरएस कब चाहिए सर? अब देखिए, सिंगल लाइन से डबल लाइन का जो ब्लॉक आप चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो बिना डबल लाइन के तो वो वर्क हो ही नहीं सकता। तो डबलिंग का तो आपने ऑलरेडी सीआरएस सैंक्शन लिए होंगे, तो वो रिप्लेसमेंट और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट वैसा उसी में इंक्लूड हुआ। आप समझ रहे हैं? देखिए, सिंगल लाइन को डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है, हु विल गिव द सैंक्शन? तो भाई सिंगल लाइन से डबल लाइन करने का काम का ही सैंक्शन जब सीआरएस दे रहे हैं तो वो तो उसी में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? नहीं, इसमें किसी ने कंफ्यूज किया था हम लोगों को। अगर एसजी से यूएसबीआई में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका सीआरएस सैंक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा किसी ने बताया था। वो नहीं, वो फिर गलत बता दिए, क्योंकि देखिए गलत कंफ्यूज किया। हाँ, देखिए ना, देखिए हम ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ या आप कौन होते हैं। ये रूल्स में जो दिया है, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बाय एनी अदर अप्रूव्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और अब ध्यान दीजिएगा, और प्रोविजन ऑफ बीपीएससी और ट्रैक सर्किटिंग। अगर मुझे, देखिए एक और चीज बता दूं, अगर मुझे ऑलरेडी एक सिंगल लाइन, मीना जी मान लीजिए कोई टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, अगर मैं उसमें एक्सेल काउंटर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ब्लॉक सिस्टम के लिए, यानी कि ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर बनाना चाहता हूँ, तो वो भी पीसीएसटी का अप्रूवल हो जाए। अब बात आती है जो आपका डाउट है, जो मैं अभी बता रहा था, अगर उस समय किस समय की बात कर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन अगर सपोज कीजिए आपने बोला कि सर एसजी से हम यूएफएसबीआई लगाना चाहते हैं और उसके लिए हमको पीसीएसटी अप्रूवल के लिए बोला, कोई कंफ्यूज कर दिया, हो सकता है कंफ्यूज ना किया हो, क्योंकि जो यूएफएसबी आप लगाना चाह रहे हैं वो अप्रूव्ड लिस्ट में होना चाहिए आरडीएसओ के, है ना? है या नहीं? जी जी। अभी जैसे मैं थोड़ा सा अपने आप को पार्टली करेक्ट करता हूं। कैसे ये करेक्ट करता हूं? सपोज कीजिए एक यूएफएसबीआई है जो फॉर्म बना रहा है, कोई नई फॉर्म बना रहा है, कौन सा नाम? अभी आपकी मेरी आवाज से नहीं हो रहा जी
मेरा आवाज इको हो रहा है क्योंकि इन्होंने म्यूट कर दिया। मेरा आवाज मुझे ये सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं ये बोला था कि अब बोले सर यूएफएसबीआई का तो आपने बोला था कि ये चेंज कर सकते हैं। भाई चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक अप्रूव टाइप कितने हैं? या तो डेल्ट्रॉन का है या सीएल का है। करेक्ट, सही है ना? हेलो, जी जी बराबर। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ अभी जो यूएफएसबीआई कोई चीज नहीं, यूएफएसबीआई यूनिवर्सल फेल से ब्लॉक इंटरफेस है। करेक्ट, ये सिर्फ इंटरफेस है कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। पहले हमको ये मालूम करना है। जैसे अभी देखिए ये जो हमारा पदानूर मेक है वो भी यूएफएसबीआई बनाता है, सिंगल लाइन का भी बनाता है, डबल लाइन का भी नहीं बनाया। लेकिन हमको ये पता करना है कि जो हम यूएफएसबीआई लगाने जाए, भाई यूएफएसबीआई कोई इंटाइटी नहीं है। हमें ये देखना है कि यूएफएसबीआई किसका, अगर मैं उसको डेल्ट्रॉन से रिप्लेस करने जा रहा हूँ तो वो क्या अप्रूव्ड लिस्ट में है? अगर वो है तो मुझे पीसीएसटी से चल जाएगा, लेकिन नहीं है तो फर्स्ट टाइम तो मुझे सीआरएस सर से ही अप्रूवल लेना। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक वर्किंग बिल्ट इनटू ईआई अभी पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है, ये अप्रूव्ड टाइप ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नहीं है बाय आरडीएसओ, हम बाय द रेलवे। तो फर्स्ट टाइम इसका अप्रूवल हम सीआरएस से लेके ट्रायल के लिए करने जा रहे हैं। जब ये ट्रायल चल जाएगा तो उसके बाद ये दिस टाइप ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट विल बी अंडर द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। तो अभी तो मैं सीआरएस से सैंक्शन ले रहा हूँ, लेकिन एक बार सीआरएस सैंक्शन लेने के बाद, ये अप्रूव्ड लिस्ट में आने के बाद, ये मैं फिर सीआरएस के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो कोई ये आर्ग्यू नहीं कर सकता कि सर आप तो बोले थे कि नहीं चाहिए, और लेकिन आप तो गए थे सीआरएस सैंक्शन लेने। अभी हम लोग जा रहे हैं वडनगर में एक ब्लॉक वर्किंग बिल्ट इनटू ईआई लगा रहे हैं, तो इसके लिए अभी मुझे सीआरएस के पास जाना है क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं। अगर इसका एक बार ट्रायल हो गया और सक्सेसफुली चला और उसके बाद आरडीएसओ ने इसको अप्रूव्ड लिस्ट में ले आया तो फिर पीएसटी अप्रूवल से हो जाए। तो इसमें ये डाउट है, बस डाउट नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है कि कोई भी अप्रूव टाइप आप रिप्लेस कीजिए, बिंदास होकर पीसीएसटी अप्रूवल से कर दीजिए। अगर मान लीजिए टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है पदानूर में, उसको हम सिंगल लाइन यूएफएसबीआई से चेंज करना चाहते हैं, पीसीएसटी अप्रूवल से हो जाए। करेक्ट, ओके सर, ओके, ठीक है। अभी आ गए, अभी हमारे पास अब ये मैं रेलवे बोर्ड का लेकर सिर्फ कोट कर रहा हूँ, पहले 2018 में आया था, इसके बाद ही जो है एससीएम में ही अमेंडमेंट आ गया, तो मैंने ऊपर दिखा दिया। ये वही चीज जो हमने भी बात किया, 6 आइटम जो है ना, ये वही था। पहले लेटर आया था कि भाई ये सब चीज में प्रॉब्लम है, इंट्रोडक्शन ऑफ आईबीएस जो करना है वो पीसीएसटी कर सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग न्यू ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इंक्लूडिंग सैंक्शन फॉर मॉडिफिकेशन पर्टेनिंग टू ऑटोमेटिक सिग्नलिंग एट एडजेसेंट स्टेशन, वो भी जो है इसे हम कर सकते हैं किससे? पीसीएसटी के अप्रूवल से। इंटरलॉकिंग ऑफ मिड सेक्शन लेवल क्रॉसिंग गेट, वही चीज को रिपीट किया है, ठीक है। और इसमें शॉर्ट में बोल दिया कि अप टू 50 रूट्स वेयर देयर इज नो चेंज इन ईएसटी, तो पीसीएसटी अप्रूवल। अगर हमारे ईएसटी में कोई चेंज नहीं है तो अप टू 50 रूट कर सकते हैं। 50 रूट से ऊपर तो सीआरएस के पास ही जाना है, और एक बार ईएसटी में चेंज आ गया तो सीआरएस के पास ही जाना है। ये आईबीएस का जो क्वेश्चन है सर, हाँ, आईबीएस में भी सीआरएस सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ तो मैंने कहाँ लिखा है? ये तो नहीं, नहीं है। वो ठीक है, लेकिन इसमें क्या जरूरत नहीं मतलब नहीं है क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, पहले था। देखिए मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ, इसके पहले ये 2018 से पहले की जो बात थी उसमें आईबीएस के लिए आपको सीआरएस के पास जाना था। बोर्ड ने मीटिंग किया, रिव्यू किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट आईबीएस कैन बी डन विदाउट सीआरएस अप्रूवल। और इन्होंने ये देखिए ये इसमें लिख भी दिया, कहाँ पे, एक मिनट, नहीं, ये वाला आइटम मैं क्लैरिफाई करता हूँ। ये जो आप बता रहे हैं ना, हेलो, हाँ हाँ सर, यस, ये आपका डाउट सही है। आई नीड टू कंफर्म इट।
कि इंट्रोडक्शन टू आईबीएस जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ आईबीएस जो है वो अभी भी स्टैंड गुड करता है कि नहीं। 2018 का लेटर है ना, तो ये स्टैंड गुड करता है कि नहीं, क्योंकि इसमें एससीएम में तो आया नहीं, है ना। जरा इसको क्लियर, बिल्कुल क्लियर करिए। नहीं, यू आर राइट, ये क्लैरिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि आईबीएस के लिए भले वो रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला था, ये रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला था कि इसको एससीएम में इंक्लूड किया जाए, लेकिन एससीएम में सारा चीज इंक्लूड नहीं किया उन्होंने। ये मैं कंफर्म करके बताता हूँ, है ना, मैं उनको बताता हूँ। अभी देखिए कि इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें सिग्नलिंग में भी थोड़ा चेंजेस हो रहा है ना सर, मतलब ब्लॉक Yes. को हम दो पार्ट में जो है कि कर रहे हैं। पहले एक ही पार्ट एब्सोल्यूट पर दोनों है, लेकिन ये इसमें एक पार्ट था, मतलब कि एट ए टाइम एक ही गाड़ी हम, मतलब सिस्टम चेंज हो रहा है ना सर। ये दोनों स्टेशन में सिस्टम चेंज हो रहा है। नहीं, दोनों यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन है, यहाँ पे मेरे ख्याल से सीआरएस की जरूरत पड़ेगी। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ये लेटर निकाला था 2018 में, आईबीएस को वो कर सकते हैं कमीशन, लेकिन जो बाजू का स्टेशन है, क्योंकि आईबीएस खुद ही अकेले में लगता नहीं है, उसका कंट्रोलिंग 2 एडजेसेंट स्टेशन से होता है, तो उस स्टेशन का आपने ब्लॉक सेक्शन का जुरिडिक्शन चेंज कर दिया, वहां पे वर्किंग चेंज कर दिया कि पहले ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट किससे किससे कनेक्टेड था, है ना। पहले एक स्टेशन ए एंड से बी एंड पे था, अब ए स्टेशन से ना होके वो बीच के आईबीएस से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल हो गया, तो दोनों स्टेशन का वर्किंग तो चेंज हो गया एडजेसेंट स्टेशन का। लेकिन ये मुझे बस इतना डाउट हो गया अभी आपके क्वेश्चन से, ये जो 2018 का लेटर है, इसको इन्होंने एससीएम में क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट, है ना। ठीक है सर, आगे चलें फिर मैं ये कंफर्म कर देता हूँ, करेक्ट, क्योंकि इन्होंने, एक मिनट रुक, हाँ, ये एससीएम में इंक्लूड नहीं, तो मैं एक बार कंफर्म करता हूँ कि वेदर एससीएम में इंक्लूड हुआ है कि नहीं आईबीएस का, दैट नीड्स टू बी कंफर्म। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कंफर्म कर लूंगा, जल्दी कर लूंगा। अभी देखिए, हाँ 1047, ये चेकलिस्ट फॉर मेजर सैंक्शन है, जो मैं अभी चेकलिस्ट की बात कर रहा था, वो मेजर सैंक्शन में ये टाइम टू टाइम 2016 है, अभी भी उन्होंने कर दिया, ये पहले का मेरे पास है, इट इज पब्लिश टाइम टू टाइम, है ना। ये टाइम टू टाइम ये अपना पब्लिश करते रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये जो है वेस्टर्न सर्कल के जो है उन्होंने इशू किया था। गुड्स लाइन का बताया नहीं। हाँ, एक मिनट, सॉरी, कहाँ थे यार, मैं सॉरी, अच्छा पीपीटी पे था ना, पीपीटी बंद कर दिया, पीपीटी बंद हो गया ना। हाँ सर, बंद है। हाँ, एक सॉरी सर, वो क्लोज हो गया मेरे से। एक मिनट, हाँ, ये जो साइंस, ये मैंने बताया चेकलिस्ट की, जिसको हम बात कर रहे थे ना बार बार, तो चेकलिस्ट फॉर सबमिटिंग द मेजर सैंक्शन, उन्होंने कुछ ये दिया है, क्या बोलते हैं, चेकलिस्ट बनाया है। एक्चुअली इसको एक और वर्ड बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं कैसिज्म। कैसिज्म इज नथिंग बट ये चीज, CATCHESIUM, कैसिज्म। एक कैसिज्म वर्ड है, जो ये बोलते हैं बार बार, कभी आपको एक वर्ड सुनेंगे, एक मिनट, कैसिज्म जो मैंने बोला था, CATCHESIUM,
HESIUM। कैसिज्म इज नथिंग बट ए चेक लिस्ट। ये कहीं और का वर्ड है, इट्स नॉट ए हमारे इंग्लिश वर्ड नहीं है, मतलब कि ब्रिटिश इंग्लिश भी नहीं है। तो कैसिज्म इज नथिंग बट ए चेक लिस्ट। कभी कभी वो मांगते हैं कि भाई सबमिट द कैसिज्म। कैसिज्म से कभी आपको कुछ नाम पता चले तो आप देखना कि कैसिज्म वर्ड क्या बोलता है। कैसिज्म इज नथिंग बट द चेक लिस्ट दैट नीड्स टू बी सबमिटेड टू CRS। तो ये कैसिज्म कहीं लिखा भी होगा, एक मिनट जाओ। हाँ, यस। अभी देखिए इसको आइटम पढ़ेंगे तो इसमें एक लिखा हुआ आइटम नंबर 19 है। ये लिखा हुआ कैसिज्म फॉर सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन। मैं थोड़ी देर में लिंक करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। कैसिज्म ऑफ फॉर सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन। तो ये क्या बोलता है? कैसिज्म इज नथिंग बट इट्स ए चेकलिस्ट। और कभी कोई चेकलिस्ट की बात, कैसिज्म की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसिज्म क्या है। तो कैसिज्म वर्ड आपने नया सुना होगा, मैं भी बहुत दिनों के बाद सुना था ये वर्ड। तो ये कैसिज्म वर्ड जो मैंने लिख रहा हूँ, ये मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, CATCHESIUM। कैसिज्म ऑफ सिग्नलिंग, कैसिज्म फॉर सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन दैट हैज टू बी सबमिटेड विद द मेजर सैंक्शन। वो उनको बताना होता है कि कैसिज्म फॉर क्या है। और ये कैसिज्म है क्या? कुछ भी नहीं है, चेकलिस्ट है। उसमें डिटेल चेकलिस्ट है, डिटेल चेकलिस्ट हमें सबमिट करना। तो ये तो मैंने बताया था कि ये देखिए वेस्टर्न सर्वर के CRS है, उन्होंने ये इशू करके रखा है कि ये मेरा चेकलिस्ट है, आप इसको ध्यान दें, ठीक है ना। और ये तो मैंने पहले डिस्कस कर ही लिया है कि कितने डिफरेंट सर्कल हैं CRS के। वो पहले ही आपको बता दिया था, इसलिए कि हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट सर्कल्स क्या क्या हैं। सेंट्रल वे, ये मुझे फिर से स्पेल करने की जरूरत नहीं, नाउ यू कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स। बट हमारा कंसर्न था ये बताना कि सर्कल और वेस्टर्न, मतलब कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS WR नहीं हो सकते। CRS या तो सर्कल के हो सकते हैं, वेस्टर्न सर्कल, सेंट्रल सर्कल, यहाँ लिखना पड़ेगा सेंट्रल सर्कल। ये डिफरेंट सर्कल के हो सकते हैं, रेलवे के नहीं हो सकते। और हमें एप्लीकेशन किसको सबमिट करना होता है वो इसी से डिपेंड करता है कि हमारे CRS का जो हम किस जोन के CRS के अंडर में आते हैं, किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं, मतलब कौन किधर CRS एप्लीकेशन हम सबमिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईस्टर्न रेलवे में हूँ और ECR में हूँ तो मुझे ईस्टर्न सर्कल के पास जाना पड़ेगा। ये तो था कि जुरिडिक्शन से रिलेटेड, इससे बहुत सारे चीज़ नहीं आते, ये सिर्फ नॉलेज के लिए होना चाहिए। और एक और चीज़ जो लास्ट में इसमें नहीं है, एक कुछ चीज़ें मैं शुरू में बताना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जो EIG है, जो मैंने अभी बात किया था कुछ दिन पहले, कि जैसे हमको कोई अगर EI कमीशन होता है, EI कमीशन करना, तो उसका हम लेते हैं TSA, टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया EIG सर्टिफिकेशन लेना होता है। उस चेकलिस्ट जो मैंने आपको दिखाया है तो उसमें आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये क्या लिखा है। देखिए आइटम नंबर 18 है, क्लियर EIG sanction without any stipulation condition wherever applicable. If any items are to be attended as per the EIG sanction, they should be first attended and clear EIG certificates should be submitted along with the opening document. तो अभी ये EIG जो है इनका कि उन्होंने बोला कि हम जब आप मेजर सैंक्शन सबमिट करते हो तो उस समय आपके पास क्लियर EIG सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस तरह से हमने कोई TSA ले लिया, सपोज हमने EIG का सबमिट किया TSA, अब इसमें इतने सारे TSA, टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल, टेक्निकल सिस्टम, इसके हैं बहुत सारे स्टिपुलेशन है। सैंक्शन तो मिल गया लेकिन विद स्टिपुलेशन 1 to 10। तो इसी तरीके से कोई EIG सर्टिफिकेशन ले ले कि सर सर्टिफिकेट मिल गया, स्टिपुलेशन 1 to 10 है, तो बोले नहीं चलेगा, आप पूरा क्लियर EIG ली, तब जाके आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन मेजर सैंक्शन वाला। उसी तरीके से, और ये EIG बताने का मतलब क्या था कि EIG कौन इलेक्ट्रिकल के लिए पर्टेनिंग है
और EIG जो होता है वो कौन देता है सैंक्शन? जैसे हमारे में तो RDSO और PCST दोनों देते हैं, TSA डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रूट्स। और ये जो इनका जो EIG जो देते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु इज इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये है द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑफ द जोनल एरिया, यानी कि वो PHO नहीं, बाकी नहीं, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन नहीं, PHO। एक मजेदार बात है कि पहले जो ये नाम है जो CRS का आज नाम है, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो आज नाम है, पहले इनका नाम था चीफ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे। बहुत पहले, मतलब कैन से 1941 के बाद जब ये CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी बनाया गया, तो उससे पहले इनका नाम था चीफ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे। अब लगभग फिनिश हो गया। अभी जो मैंने लिंक दिया था वो लिंक काम करना चाहिए, वो लिंक कैसे काम नहीं कर रहा है आई डोंट नो। तो मैं आपको अभी पार्टिसिपेट करता हूँ उसमें ही क्वेश्चन बैंक में। अभी हमारे पास अच्छा टाइम जस्ट कंप्लीट होने वाला, राइट ना? यार तो पहला नंबर तो हमने कर लिया था ना पहले ही। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रही है। ओके ओके, सो नाउ आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन बैंक। ये जो मैंने लिंक दिया है चैट बॉक्स में, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें भी है। सर वो एक डाउट था, वो गुड्स लाइन में स्टेशन ओपन करना है डबलिंग का, तो CRS के पास जाएगा क्या अप्रूवल के लिए? नहीं, आप देखिए जब भी मैंने पढ़ा, जैसे सपोज एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे सिरवा में काम करने जा रहे हैं, हाँ सर, या फिर कांडला पोर्ट में हम काम करने जा रहे हैं, हाँ और सब कहीं दूर क्यों जाए, वाई वी आर गोइंग फार अवे। अभी DFCCIL काम कर रहा है ना, पालनपुर से इधर काम कर रहा है, पालनपुर से महसाना तक, वो जितने भी सारे स्टेशन ओपन करते जा रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू CRS। वाई? अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो लिखा हुआ है द रेलवेज ब्रैकेट में ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर, देखिए ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर। अगर आप कोई चीज पब्लिक कैरेज के लिए ओपन नहीं कर रहे हैं तो आपको CRS सैंक्शंस की जरूरत नहीं है। लेकिन सर पालनपुर से इधर जाएंगे तो वहां तो पैसेंजर ट्रेन चलती है उस सेक्शन में तो? नहीं, सेक्शन में चलती है, उसका अगर पैरेलल है, उसने क्या किया, हमारे इंडियन रेलवे से अलग लाइन चला है, आप समझ रहे हैं? हाँ, मतलब उसमें पब्लिक नहीं चलाएगा, वो जो भी लाइन डाल रहा है पालनपुर से भांडू तक लेके आ रहा है, वो अपनी बाकी लाइनों पे पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाएगा। लेकिन जहां वो इंडियन रेलवे से कनेक्ट होगा, जैसे भांडू में एक स्टेशन है, वहां पे इंडियन रेलवे से कनेक्ट हो रहा है, तो देन CRS सैंक्शन इज रिक्वायर्ड कि भाई आप, क्योंकि इंडियन पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर से आप तो नहीं कर रहे हो, लेकिन जो आप कनेक्टिविटी या जो काम कर रहे हो उस पे तो पब्लिक ट्रेवल करेंगे। तो क्लियर है, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है, दिस रूल्स इज एप्लीकेबल व्हेन द ओपनिंग इज रिलेटेड विद द पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर। सर सामाखली से लेके ये राधनपुर तक का बीच का सेक्शन में तो लिया होगा ना CRS अप्रूवल, क्योंकि वहां तो पैसेंजर ट्रेन चलती है। बिल्कुल, वो भले देखिए गुड्स ट्रेन चलता है, उसके सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। जहां पैसेंजर ट्रेन का लिया तो आपको सैंक्शन लेना है। अभी कौन सा बोले आपने, पालनपुर से राधनपुर, तो वो तो पहले ही तो जो लाइन था, सिंगल लाइन में था या डबल लाइन था, वो भी CRS सैंक्शन से हुआ था। लोग कहने के लिए आते थे कि वहां तो गुड्स ट्रेन चलती है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन भी चलती है, बरेली चलती है, बरेली उधर से आती है, तो उन्होंने ये फिट फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर ले लिया, तो उसमें गुड्स चलाइए, क्या फर्क है? ओके सर, मतलब ये होगा कि आपको, अगर आपने सैंक्शन पब्लिक कैरेज का ले लिया है तो गुड्स तो चला ही सकते हो।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक्चुअली सोचने वाली बात है कि अभी मान लीजिए ये कांडला पोर्ट भी बहुत सारे स्टेशन कमीशन करता है कि नहीं करता? बिल्कुल सर। भाई टूना पोर्ट के उधर जाएंगे या फिर मुंद्रा। उधर जाएंगे तो कोई बोलता है ना अडानी का अपना ये है, या कांडला पोर्ट वाले का है, मुद्रा पोर्ट वाले का है, वो भी तो बहुत सारी लाइनें बिछाता रहता है उसमें कोई अपने नहीं। एरिया में, अपने एरिया में। और उसने अपना पैनल जो है ये वो अपना ऐसे टेक्नीशियन भी रख रखा है, तो लेकिन वो सीआरएस सैंक्शन के लिए पास नहीं आता। लेकिन जिस दिन अपनी वो लाइन इंडियन रेलवे में कनेक्ट करेगा ना, तो उस जगह का सैंक्शन उसको लेना। ठीक है, तो मैं कितना टाइम हो गया? अभी 10:11 हो गया। मैं शॉर्ट में ये नहीं करना चाहता ये। हाँ यस, आई हैव ऑलरेडी ये। अभी वैसे मान लीजिए ये मैं आपको ये कुछ भी लिख देता हूँ, STTC1 निकनेम लिख दिया। IROCD stands for Indian Railway Schedule of Dimensions, correct? Sanction for TSA up to 100 routes is accorded by sanction for TSA up to 100 routes is accorded by PCST. VDU stands for Visual Display Unit. Competent authority to sanction, मैंने इसको ABC करना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी बात करने में दिक्कत हो रही है। Competent authority to accord sanction as per GR 3.132 for providing calling on starters at a station. CRS. Huh? CRS. Very good. Yes. Competent authority to accord sanction as per GR 3.47 and 5.16. ये है क्या चीज? ये क्या है? किसी स्टेशन पे हाँ, किसी स्टेशन पे ये स्टेशन बना दिया। अगर मुझे यहाँ से ये कोई सिग्नल दे रहा हूँ, यहाँ पे कॉलिंग ऑन ला रहा हूँ, और मुझे सपोज ऐसे यार्ड है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से सिग्नल डिस्पैच भी हो, करेक्ट? यहाँ पे कॉलिंग ऑन आए, यहाँ पे कॉलिंग ऑन, यहाँ से सिग्नल डिस्पैच भी हो। अगर ये मुझे चाहता हूँ तो दिस कम्स अंडर 3.47, और यहाँ पे संट आ रहा है, और यहाँ से मैं कोई स्टार्टर देना चाहता हूँ, दिस कम्स अंडर 5.1 से 3.47 बोथ, कोई बात नहीं, जो भी मैं आता हूँ। तो ऐसे मूवमेंट्स के लिए हमें सैंक्शन लेना पड़ता है, वो दैट इज द 3.47 5.16। ये GR है, GR पे आ रहा है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इसका बस इसको मैं फिनिश करता हूँ। तो ये PCM का हो गया। अभी हो गया सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रैक्स अगेन इन स्टेशन सेक्शन, PCST। सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर interlocking of level crossing gate except mid section level crossing gate. CRS करेंगे। Very good. CRS, yes. Sanction required for replacement of the modification of signaling at a station up to 50 routes where there is no change in ESC. PCST. अच्छा, अभी जो एक क्वेश्चन पूछे थे ना कि सर आईडीएस कैसे होगा, इसी में तो आंसर है। अब देखिए 50 रुपए से कम तक तो कोई ईएसटी में चेंज नहीं हुआ है, तो पीसीएसटी सैंक्शन तो बाकी का स्टेशन भी कर सकते हैं ना, क्या मीना जी? हाँ सर, 50 रूट से कम में आईडीएस 50 रुपए कम है, तो वो जो डाउट है वो जाएगा तो पक्का सीआरएस के पास जाना पड़ेगा, अगर 50 रुपए से ऊपर हो गया तो बिल्कुल। लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो हमारे पास है ना चांस, क्या? चलिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है अभी ये वाले में। Replace the sanction required for replacement of signaling asset without any change in the yard layout or signaling scheme either in the station or at the mid section and level crossing gate. कौन करेगा? PCST. Very good. CRS conducts an inquiry into if total interruption to traffic for more than टोटल इंटरप्शन टू ट्रैफिक कितने घंटे का हो जाएगा तो सीआरएस 24 आवर्स। ये करके मैं सबमिट कर देता हूं। नाउ सी व्हाट इज योर स्कोर? 8/9। एट बाई 9। इसमें मेरे से कुछ गलती है। इंडियन रेलवे, ये क्या लिखा है मैंने? ये इसको आपने गलत लिख दिया था ना सर? ये मैंने आंसर गलत रखा है, सॉरी है, मैं करेक्ट कर लूंगा। तो इट इज इंडियन रेलवे आंसर इज करेक्ट, मेरे से गलती, मैंने ये आंसर गलत टिक मार्क कर दिया है।
मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। और कौन सा है? बस एक ही है। एक ही है, तो ये 8/10 इसलिए हुआ, नहीं 8/9, हाँ ये तो मेरे तरफ से ही गलती है। बोले भाई ठीक है, ये वो नंबर मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, ये आपके 3 इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ना, तो जो लिंक भेजा है उस लिंक को कहीं कॉपी कर लीजिए, या फिर आई विल सेंड अगर चाहिए तो। मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग के लिए जो है ये 3 क्वेश्चन बैंक बनाया था पिछले लास्ट टाइम। सर लिंक कहाँ है सर? हाँ, लिंक नहीं आया? नहीं अच्छा, तो मैं लिंक अभी फिर से भेजता हूँ। सर आप ये त्यागी साहब को भेज दो सर, ये हमको ग्रुप में शेयर कर लेंगे। हाँ, वो जो सचिन जी है उनको मैं ये सारा फोल्डर्स में भेज देता हूँ। जी सर। सर ये ठीक है। टॉपिक जो आपने पढ़ाया ये भी तो शेयर कर देना, थोड़ा क्या है शॉर्टकट है तो हम पढ़ लेंगे ये भी। यस यस, देखिए एलडीसी एग्जाम के लिए मैंने क्या किया है। जी सर, थैंक यू। हाँ, मैं जो क्वेश्चन बैंक है वो मैं दे दूंगा, है ना। सर एक नंबर नोट कर ले सर, हमको दे दें, हम ग्रुप में डाल देता हूँ। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एक नंबर मैं दे रहा हूँ, हाँ, उसी पे दे दें तो मैं ग्रुप में अभी डाल देता हूँ। ओके ओके ओके, मैं अभी दे देता हूँ। मैं नंबर बताइए, मैं अभी डाल देता हूँ। 97240 1 सेकेंड। 97240 91 91 738। 738। हाँ, इनका है नंबर। SN त्यागी बोल रहा हूँ सर। अरे त्यागी जी, ओके। मैं अभी जो है आपको इसको शेयर कर देता हूँ इस नंबर पे, जी जी और ग्रुप में डाल दीजिएगा, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप दे दीजिए। ओके ओके, राइट चलिए, ओके, थैंक यू। राइट, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। हाँ, थैंक यू सर।